ओके पढ़ लिया था ये सब, कल तो हो ही गया था। एक बार फिर से किंगडम ऑफ साउथ जो है बहुत तेजी से रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब तो कल चीजें पढ़ ली थी। बंद कर दो जल्दी से, कोई बचाओ, मैं अलाउ नहीं करूंगा 2 मिनट बाद। ठीक है, देखिए साउथ की किंगडम्स के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही थी, और साउथ की किंगडम में हम लोग जो किंगडम्स पढ़ रहे थे वो फार साउथ की किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब दक्कन के भी साउथ में जो किंगडम्स थी उनकी बातें कर रहे थे। कल 3 किंगडम्स की बेसिकली बात की थी हम लोगों ने, और वो 3 किंगडम्स कौन कौन सी थी? चोला, चेरा और पांड्या। इन सब किंगडम के बारे में हमें पता कहां से चला था? मेजर रॉक एडिक्ट से, जो रॉक एडिक्ट किसके हैं? अशोका के हैं। सेकंड और 13 रॉक एडिक्ट से हमें इसके बारे में पता चला, ठीक है। पहला ये सोर्स था। दूसरा सोर्स क्या था? ग्रीक ऑथर्स जो मेगास्थनीज वगैरह हैं, या फिर स्ट्रैबो हैं, प्लिनी हैं, इन सब के द्वारा हमको पता चला कि साउथ में एक किंगडम रही होगी। इसके अलावा कुछ भी और चीजें भी मिली थी, जैसे हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमको ये नॉलेज मिली कि हाँ साउथ में ऐसी कोई किंगडम रही होगी। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था? खारवेल के शासक, ठीक है। उदयगिरी हिल्स के अंदर ये पूरा का पूरा देखने को मिलता है। तो यहाँ सब सोर्सेज से तो हमें पता चला कि साउथ में किंगडम थी। उसके अलावा साउथ से ही हमको कुछ नॉलेज मिली थी, जिसमें थे संगम लिटरेचर, संगम साहित्य थे बहुत सारे, जिन साहित्य से हमें ये पता चला कि साउथ में कोई किंगडम रहती थी, ठीक है। और ये संगम साहित्य जो भी थे प्रॉपर तरीके से, कई सारे संगम कवि इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर कुछ किताबें लिखते थे, जिन किताबों की चर्चाएं कल बहुत डिटेल में हम लोग ने करी है, ठीक है। और वो सारी किताबें लिखते थे जहां पर बैठ के, वो क्या कहलाता था? संगम का एरिया कहलाता था। उस संगम को पैट्रोनोज या बेसिकली लीड कौन करता था? वहां का किंग या राजा किया करता था। ये बातें हो गई थी कल सारी की सारी। 300 बीसी से 300 एडी तक का टाइम है, जिसको संगम पीरियड कहते हैं, ठीक है। चेरा, चोला और पांड्या के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। ये 3 किंगडम्स बेसिकली थी। इसके अंदर एक एक करके हम लोग को चर्चा करनी थी, जिसके अंदर पहले हम लोग संगम के साहित्य के बारे में बात करेंगे। और एक चीज और बताई थी मैंने कि ये तीनों की जो भी संगम्स हुई थी, ये सारी की सारी लीड करने वाले कौन थे? पांड्यास थे। तो पांड्यास ही लीड कर रहे थे सारी की सारी संगम्स को, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, इन्हीं संगम्स को क्या बोला जाता है? मुछंगम, ठीक है। वहां की लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाता है? मुछंगम बोला जाता है। और इन मुछंगम को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला वाला जो संगम हुआ था ये मुछंगम मदुराई में हुआ था। दूसरा वाला कहां हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा वाला अगेन फिर मदुराई के अंदर हुआ था, ठीक है। ये जगह आप लोगों ने कल ही याद कर ली थी। इन 3 संगम के अंदर जो जो चीजें हुई थी, जैसे मदुराई पहली संगम, बोला जाता है कि ईश्वरों ने और जो पुरोहित थे उस समय के, उन्होंने अटेंड करी थी डायरेक्ट आके, लेकिन कोई लिटरेचर मिला नहीं मिला, कोई साहित्य नहीं मिला। सेकंड वाली कपाटपुरम की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स, कई सारे कवि इकट्ठे हुए, उन कवि ने इकट्ठा होकर ये पूरी की पूरी संगम को अटेंड किया था। यहाँ पर एक कार्य मिला था, कौन सा? टोलकप्पियम। और टोलकप्पियम एक तमिल लिटरेचर था बेसिकली, जो सबसे पुराना लिटरेचर तमिल साहित्य का कहलाता है, ठीक है। ये है। उसके अलावा तीसरी वाली जो संगम हुई थी मदुराई, जिसको हम लोग कहते हैं, इस मदुराई के अंदर टोटल कितने मिले? 5 लिटरेचर इंपॉर्टेंट मिले हैं हमें, और इन 5 लिटरेचर को हमें डिटेल में पढ़ना था, ठीक है। अब ये 5 लिटरेचर क्या क्या है, इनकी डिटेल्स क्या क्या थी, इसके बारे में भी कल चर्चा हो गई थी। जैसे टोलकप्पियम के बारे में बात की थी हम लोग, इसको टोलकप्पियार के द्वारा लिखा गया था, और इसके अंदर था क्या? सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था जो ये कब लग गया? डीएम सब आए थे क्या? नहीं। अच्छा, तो टोलकप्पियम बेसिकली टोलकप्पियार, ठीक है। देखते देखते नजर पड़ गई ना मुझे लगा आए होंगे, ठीक है। तो टोलकप्पियार के द्वारा बेसिकली इसको लिखा गया, और यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक कंडीशन बताई गई थी पूरी की पूरी संगम साहित्य के बारे में। अब इन 5 लिटरेचर को थोड़ा और डिटेल में देखना था हमें। इन 5 लिटरेचर की बात करें तो 5 लिटरेचर के बाद में, जैसे पहला लिटरेचर था इटुटोगई। इटुटोगई के अंदर 8 और लिटरेचर हैं, 8 और साहित्य थे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? इनमें से पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं बेसिकली, कि चेरा से रिलेटेड कौन सा साहित्य है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या पूछ लिया जाएगा इटुटोगई में से इनमें से कौन सा साहित्य आता है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग याद नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग ने क्या करा था? स्टोरी बनाई थी, ठीक है। और उस स्टोरी की पूरी डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था। वो स्टोरी क्या थी? कौन बताएगा?
बताओ बताओ कौन बताओ? हाँ तेज खड़े होके बताओ क्या है? वो सबको पता है लेकिन बताने से कहीं शर्मा रहे। हाँ हेलो बताओ। एक नारी थी पुराने पेड़ पे गई थी, उसने मतलब उस पेड़ पे जाके काले अंगूर देखे। तो काले अंगूर देख के उसे करंट लगा और जिससे करंट लगने से उसने आग लगी। देखो हमने यही बताया था, एक परी नाम की एक नारी थी, ठीक है, परी नाम की एक नारी कहाँ पहुंची? एक पुराने पेड़ के पास में पहुंची थी। उस पुराने पेड़ के अंदर काले अंगूर लगे हुए थे। उन काले अंगूर को जैसे ही उसने पकड़ा, तोड़ने की कोशिश करी, उसे लगा करंट, और करंट लगते ही वो आग में भस्म हो गई। ये है सारे नाम, ठीक है, जिनकी ये ट्रिक है बेसिकली। तो आपको 8 के 8 लिटरेचर किससे याद हो जाएंगे? इस कहानी से याद हो जाएंगे। तो आप इनसे मिलाते चले जाना और ये लिटरेचर आपको याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लिटरेचर, अब जैसे ये 8 लिटरेचर है उसी तरीके से पट्टू पट्टू, ठीक है, एक और लिटरेचर। और इस पट्टू पट्टू लिटरेचर में टोटल कितने साहित्य हैं? 10 साहित्य। और इन 10 साहित्यों को अब याद करने की एक ट्रिक और बताई थी हमने, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या थी बताओ? याद है? भूल गए? मदुरई राज्य में एक पुराने जो तिरुमुरुगन नाम के एक देवता की पूजा करने के लिए झुकाते थे। तो वहां पर उसके उनकी प्रार्थना करने के लिए 4 चीजें इम्पोर्टेंट थी। ठीक, इसमें कलौंजी थी, मूंगफली थी और पुदीना थी और बड़ाई थी। और सर इसमें से कोई चीज मिस हो जाती थी तो उसमें हो जाती थी पट्टू पट्टू है, मतलब पिटाई करते। ठीक है ठीक है, जो इन्होंने बताया सत्य वही है, बस थोड़ा अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मदुरई एक जगह है, हम लोग बात कर रहे हैं जो किंगडम्स की बात कर रहे हैं, उसमें एक किंगडम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के इलाके में एक जगह पड़ती है मदुरई। मदुरई के अंदर एक भगवान है जिनका नाम क्या है? पौरुम त्रिमुरुगन, ठीक है। पौरुम त्रिमुरुगन वहां के भगवान है। इन भगवान के लोग पूजा सर झुका के करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको सिरपना, तो सिरपना मतलब सर झुका के यहाँ की पूजा करते हैं इन भगवान की, ठीक है। तो इन भगवान की प्रेयर के लिए बेसिकली, इससे क्या दिख रहा है? ये दिख जा रहा है हमको, इन भगवान की प्रेयर के लिए ये 4 चीजें एसेंशियल्स है। मतलब ये 4 चीजें अगर आप लेके नहीं आओगे तो इनकी पूजा करना पॉसिबल नहीं है। इन 4 चीजों में एक कलौंजी बात की थी हम लोग ने, एक पुदीने की बात की थी, एक मूली की बात की थी, और ये क्या है? मिठाई है बेसिकली वहां की, जिसको आप बड़ा पाव जैसे भी चाहे वैसे करके जान लो, तो एक मिठाई है वहां की। तो ये 4 चीजें लानी जरूरी थी इनकी प्रार्थना करने के लिए। अगर ये 4 चीजें प्राप्त हो गई तो आप प्रार्थना कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा? पट्टू पट्टू मार पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा 10 साहित्य थे जिसकी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद में एक साहित्य यहाँ पे मिला हम लोग को, ठीक है। इस साहित्य की बात करें, अब ये देख लो, ये आगे भी आपके काम आने वाला है कि चेरा से रिलेटेड साहित्य क्या है, पांड्या से रिलेटेड क्या है, और चोला से रिलेटेड क्या है। जैसे पत्नी पल्लई के किससे रिलेटेड है? चोला से रिलेटेड है। चोला के साहित्य के अंदर हम लोग इसकी बात करेंगे, किंगडम वगैरह की जो भी हुई थी, ठीक है। मदुरा क्या है? मदुराई कंजी, ठीक है। मदुराई कंजी जो बेसिकली है वो पांड्या से रिलेटेड है, तो मदुराई कंजी पांड्या से रिलेटेड है। और पदीरो पत्तू किससे रिलेटेड है? वो चेरा से रिलेटेड। तो ये 3 साहित्य बेसिकली इन किंगडम से रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, अब मैं बता रहा था आपको कि ये जो टोटल डिस्क्रिप्शन है, इनमें से 2 साहित्य जो हम लोग देखते हैं, जिसमें एक में 8 का क्लासिफिकेशन है, एक में 10 का क्लासिफिकेशन है। ये सब क्या है? नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब या तो प्यार मोहब्बत के बारे में जिक्र होगा, या युद्ध लड़ाइयां, यही सब इसके अंदर दिया होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये सारे के सारे जो 3 बचे हुए हैं क्या है? डायलेक्टिक बोला जाता है बेसिकली, जिसके अंदर एथिक्स, मॉरलिटी या फिर कुछ स्टोरीज की बात होती है जो एथिक्स के ऊपर या मॉरलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, साहित्य के ऊपर बेस्ड होती है। तो ऐसे टोटल कितने हैं इसके अंदर? अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर है 18, ठीक है। पथिने के कनापू के अंदर कितने टोटल? 18 साहित्य। 18 साहित्य याद नहीं करने, सिर्फ कितना याद करना था? 1, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है? तिरुकुरल, ठीक है। और तिरुकुरल किसके द्वारा लिखा गया था? तिरुवल्लवर के द्वारा लिखा गया था। और एक चीज कल मैं बताना भूल गया आपको, इसको बोला जाता है 5th वेदा। क्या बोला जाता है? 5th वेदा। वैसे तो 4 वेदास हैं हमारे, लेकिन जब इसका नाम आता है तो इसको क्या बोला जाता है? 5th वेदा। 5वां वेद कहलाता है ये भारत का, ठीक है।
वैसे वेद तो 4 ही हैं, लेकिन जब भी लिखने की बात आती है, पूछ लिया जाए 5वां वेद कौन सा है, तो वो इसको बोला जाता है। तमिल साहित्य का एकमात्र वेदा भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, इसकी भी याद करने की तरीका बता दिया था आपको, कैसे याद होगा ये? ट्रक, और इस पे चलता है ट्रक, पथ के ऊपर चलता है, रास्ते के ऊपर चलता है, तो ट्रक से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा तिरुकुरल याद हो जाएगा, और पथ से क्या हो जाएगा? पतिने के कनाकू। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका साहित्य है, इससे हमको ये बात पता चल गई। बच्चे 2 साहित्य, ये 2 साहित्य बहुत इंटरेस्टिंग थे। ठीक है, इनकी कल बात करी थी हम लोग ने। ठीक, चरण को तो अभी भी याद होगा, माधवी को भूल नहीं पा रहा है। देखो ये जो वाला साहित्य था, इसके अंदर 2 लोगों की बात करी थी, एक कन्नगी थे और एक कोवलम थे। कन्नगी और कोवलम 2 लोग थे। ठीक है, ये दोनों कौन सी किंगडम में रहते थे? चोला किंगडम में रहा करते थे। ठीक है, इसी किंगडम के अंदर एक और महिला रहती थी, वो एक नृत्य की थी, जिनका नाम था माधवी। हाँ, चरण है, चरण का तो क्रश बन गई। तो माधवी थी वहां पर। अब माधवी, क्योंकि यहाँ पे कोवलम को माधवी पसंद आ गई, तो कोवलम भाग के कहाँ पहुंच गया? माधवी के पास में पहुंच गया। माधवी के पास में पहुंचे, क्या मिला? एक बेटी हो गई। ठीक है, बेटी के बाद में इनको रियलाइज हो गया अचानक कि यार मैंने गलती कर दी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, और गलती होने के बाद में ये क्या हुआ? रियलाइज करे और वापस चले आए। ठीक है, वापस जब चले आए तो माधवी की हालत बुरी हो गई है। ठीक है, इसी की चिंता थी चरण को, क्या हुआ उसका। ठीक है, तो ये जैसे ही वापस आए यहाँ पर, हाँ, वापस आने के बाद में हुआ क्या? ये लोग ये किंगडम ही छोड़ के चले गए, और किंगडम छोड़ के कहां पहुंच गए? मदुरई। अब मदुरई किसका इलाका था? पांड्या किंगडम का। ठीक है, पांड्या किंगडम के अंदर ये लोग पहुंचे। अब ये लोग जब यहाँ पे निकल के यहाँ पहुंचे, तो ऑब्वियस सी बात है, बेरोजगार हैं, खाने पीने के लिए चाहिए, रोजगार ढूंढेंगे। तो इनकी बीवी ने इनकी मदद करी, किसने? कन्नगी ने। और कन्नगी ने क्या बोला? सोना दिया बहुत सारा है कि जाओ इसको बेच आओ जाके, और इससे अपना व्यवसाय, नया कार्य जो भी करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये लेके पहुंचे, और सोना बेचने के लिए कहाँ पहुंच गए? आगे निकले तो उसी समय पांड्या किंगडम थे, जिनका क्या नाम था? नेदुचेलियान। ठीक है, नेदुचेलियान की जो बीवी थी, उनका भी कुछ उसी तरीके के आभूषण खोए हुए थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं, उसी तरीके के आभूषण उनके भी खोए हुए थे। तो वो आभूषण वो ढूंढ रहे थे, अपने दरबारियों से कहा था। अचानक से ये पहुंच गए कौन? कोवलम। कोवलम के हाथों में भी वैसे ही आभूषण थे। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने आदेश दिया कि ये आभूषण इससे छीन लो और इसको कैद करके ले आओ। ये कैद करके ले गए, और कैद करने के बाद सारे आभूषण छीन के किसको दे दिए? अपनी बीवी को दे दिए, नेदुलियान। ठीक है, हुआ क्या? फिर बाद में इनको सजा दी गई, कोवलम को, और कोवलम को मार दिया, हत्या कर दी गई। इस हत्या से नाराज कौन हो जाएंगी? कन्नगी। जैसे तैसे मिला पति, बहका हुआ, और वो भी चला गया। ठीक है, अब वो जब चला गया तो ये पहुंची वहां पे पांड्या किंगडम के शासक के पास में, और वहां पहुंचने के बाद में इनने दिया इनको श्राप। ठीक है, और श्राप क्या दिया? आज से तुम्हारी किंगडम तबाह बर्बाद हो जाएगी, और तुम भी जीवित नहीं रहोगे, तुमने मेरे पति को मारा। ठीक है, हुआ क्या? एग्जैक्ट वही हुआ, इनकी भी मृत्यु उसी दिन हो जाती है, पांड्या किंगडम के शासक नेदुलियान की, जिस दिन कन्नगी इनको श्राप देती। ठीक है, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में पांड्या किंगडम के खत्म होने के पीछे का कारण यही बताया जाता है कि कन्नगी ने उनको श्राप दिया था, तो उस वजह से क्या हुआ? पांड्या किंगडम खत्म हो गई। उसके बाद में कन्नगी वहां से निकल आई, और निकलने के बाद में बेसिकली चेरा किंगडम में चली आई। पांड्या पहले कहां थी? चोला में थी, चेरा में, पांड्या में पहुंची थी। अब फाइनली क्या बचा? चेरा किंगडम। यहाँ आई और एक पहाड़ी के ऊपर आके उन्होंने क्या करा? संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम जीवन भी यहीं पे व्यतीत करती हैं ये। इस सबसे इतना ज्यादा ये पॉपुलराइज हो जाती हैं कि चेरा के एक शासक आते हैं, जिनका नाम है चेरन सेन गुप्तवन। ठीक है, चेरन सेन गुप्तवन आते हैं, इनको देवी की मान्यता दे देते हैं कि ये महिला तो पूजने लायक है, ये तो देवी है, तो ऐसी देवी की तो पूजा करनी चाहिए। इस वजह से ये भारत के अंदर एक नया संप्रदाय शुरू करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पत्नी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आज भी साउथ के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो पत्नी संप्रदाय के लोग होते हैं वहां पे, जो देवियों की पूजा करते हैं। इस सभ्यता के भी लोग वहां पाए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? चेरन सेन गुप्तवन ने इसकी शुरुआत करी थी। बेसिकली चेरा के सबसे बड़े शासक और इम्पोर्टेंट शासक है ये, इन समय बात हुई थी। ठीक है, तो ये कहानी पूरी की पूरी कहां लिखी हुई है? शिलापत्तिग्रम में लिखी हुई है। ये मेरी कहानी नहीं है ना, मैंने बनाई है। ठीक है, ये कहानी कहाँ की है? शिलापत्तिग्रम में ये पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, क्योंकि ये क्या है? महाभाष्य है। ठीक है, और महाभाष्य महाकाव्य के अंदर बेसिकली क्या होता है? इस तरीके की कहानियां होती हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसे आप रामायण या महाभारत नॉर्थ में देखते हो, वैसे साउथ की ये क्या कहलाती है? रामायण और महाभारत कहलाती है।
ठीक है, ये कहानी होगी। इस कहानी के बाद में अब माधवी का क्या हुआ नहीं पता, ठीक है, माधवी का क्या हुआ नहीं पता, माधवी ने अपना कैसे जीवन जिया, किस तरीके से किया, लेकिन हाँ उनकी पुत्री जो थी जिसका नाम था मेघा, ठीक है, इनकी जो पुत्री थी, इस पुत्री का क्या हुआ उसके बारे में आगे स्टोरी लिखी गई, ठीक है। आज नाम बता दे, खुश हो जाओ, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये पूरी की पूरी जो कहानी आप लोग देख रहे हो जिसकी बात शिलापत्तिनम में करते हैं, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल भाई किसके थे? इसी राजा के भाई, ठीक है, तो इसी राजा के भाई है इलांगो अडिगल, उन्होंने ही ये कहानी पूरी लिखी है, ठीक, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, इनकी बेटी है, ठीक है, मणिमेगलाई, ठीक है, मेघा नाम था इसका, मणिमेगलाई की एक स्टोरी प्रॉपर इनके फॉर्म में लिखी गई है, और इनकी बेटी के बारे में जितने भी इनके संघर्ष रहे पूरे जीवन के दौरान, उन सारे संघर्षों को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो जितने संघर्ष है वो सारे के सारे, क्योंकि एक बिना पिता की जो बेटी होती है उसका पालने का या फिर बड़े होने का जो पूरा संघर्ष होता है, उस संघर्ष को फिर ऐसा पिता जिसको अपनी बेटी को छोड़ के चला गया था, ऐसे बेटी की पूरी स्टोरी इसके अंदर लिखी गई है। तो ऐसी स्टोरी का क्या नाम है? मणिमेगलाई, ठीक है, तो इस स्टोरी को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मणिमेगलाई किसके द्वारा लिखी गई है? ये नाम भी याद रखिए, सित्तालाई सत्तारन, ठीक है, सित्तालाई सत्तारन के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई। कल हम लोग इसके बारे में बात कर ही चुके थे, डिटेल में हो गई थी। तो ये 5 टोटल डिस्क्रिप्शन थे, 5 डिस्क्रिप्शन की हम लोग ने बात कर ली। ये पूरा का पूरा लिटरेचर हो गया इसका। अब हम लोग इसकी पॉलिटिकल लाइफ पे जब आए थे, तो पॉलिटिकल लाइफ पे हम लोग ने सबसे पहले चेरास को शुरू किया था। चेरास के अंदर हम लोग ने पढ़ा था, इसके बारे में हमें पता कहां से चला? तो वो पता चला था हमको पोगलर इंस्क्रिप्शन या पोगलर जो अभिलेख है, वहां से पता चला कि चेरा की किंगडम में उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वंजी हुआ करती थी, राजधानी वंजी हुआ करती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? करूर के नाम से भी जानते थे। यहाँ 2 बंदरगाह हैं टोटल मिला के, पहला बंदरगाह मुजिरिस और दूसरा टोंडी। तो मुजिरिस और टोंडी नाम के 2 बंदरगाह यहाँ पर हुआ करते थे, और ये प्रॉपर जो एरिया है वो सब कहाँ का लगता है आज के समय में? केरला का इलाका लगता है। तो ये थी पूरी की पूरा ही चेरा किंगडम। चेरा किंगडम में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, ये थे 3 चेराज रूलर, ठीक है, और मैंने बताया था ये 3 चेराज रूलर के क्या नाम है आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनपॉपुलर है। फेमस वाले 3 और हैं इसके बाद में, इनका नाम याद रखने की जरूरत थी, ठीक है। जैसे हम लोग कल बात किए थे इनकी पहले वाले की, जिनका क्या नाम था? उद्यान चेरा लठन, ठीक है, उद्यान चेरा लठन इनका नाम था। इनका नाम नेडम चेरा लठन था, ठीक है, और इनका नाम चेरन सेन गुत्तुवन। ये वही वाले हैं, बाकी जो स्टोरी देखी थी आपने कन्नगी वाली, तो ये वो वाले। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? चेरन सेन गुत्तुवन, ठीक है। तो चेरन सेन गुत्तुवन के बारे में कुछ चीजें देखो। चेरन सेन गुत्तुवन के भाई का क्या नाम है? इलांगो अडिगल। यही इलांगो अडिगल है जिसने ये वाली किताब लिखी है, ठीक है, जिसके अंदर पूरी के पूरा वर्णन जो दिया है कन्नगी के बारे में दिया गया था। चेरन सेन गुत्तुवन पॉपुलर क्यों है? पहली चीज तो पत्नी कल्ट, ठीक है, ये अभी हम लोग ने बात कर ली, इसको चलाने के लिए। और दूसरी चीज पॉपुलर थे अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स के लिए, मतलब सैनिक जो भी इन्होंने यहाँ पर कार्यवाही की थी उसके लिए। उस सैनिक कार्यवाही में इन्होंने क्या करा था? नॉर्थ में जाकर कई सारे इंडियन मोनार्क को हरा दिया था, ठीक है, नॉर्थ में जाके। मैंने पूछा था कौन इस समय रहा होगा भारत में, नॉर्थ इंडिया में कौन रहा होगा? कुशाण वंश के शासक रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय में जाके इन्होंने इनको हरा दिया था, और हिमालय के अंदर भी इन्होंने जाके एक्सपेडिशन किया था, मतलब हिमालय को भी जीता था। वही हिमालय से ये पत्थर लेके आए थे, और इन्हीं पत्थर से इसकी मूर्ति बनवाई थी करने, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इनके दरबार के अंदर एक श्रीलंका के शासक आए थे जिसका नाम था गजाभागु सेकंड। गजाभागु सेकंड इस समय आए थे। पहली चीज तो इनको पूरी तरीके से सम्मान देने आए थे, और दूसरी चीज इस कल्ट के बहुत बड़े उपासक थे ये, तो इस कल्ट के लिए उपासना व्यक्त करने आए थे। तो ये स्टोरी के फॉर्म में देख लीजिएगा, पूरा पूरा वही है। इसके बाद में चोला, ठीक है, चोला किंगडम। फिर लिख लेना यहाँ पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, कल भी लिखा था मैंने उसी से आगे। तो चोला बेसिकली ये पिक्चर बनाई थी इन्होंने, तो चोला किंग जो है उसके फॉर्म में जाने जाते हैं। तो चोला किंगडम कहां से कहां तक फैली हुई थी? तो बात करें, त्रिची डिस्ट्रिक्ट है पूरी की पूरी, उस त्रिची डिस्ट्रिक्ट में आंध्रा के अंदर कहां तक? नॉर्थ साउथ आंध्रा तक ये पूरी की पूरी फैली हुई थी। तो त्रिची से साउथ आंध्रा, इसकी राजधानी क्या थी? उरैरूर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और कौन सी नदियों के बीच में थी? पेन्नार और वेल्लार रिवर्स के बीच में पूरी की पूरी किंगडम थी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से एरियाज के अंदर चोला किंगडम लाए किया करती थी, ठीक है।
तो देखिए एलारा ही है, ये राजा का क्या नाम है, एलारा। तो एलारा जो थे, एलारा चोला बोला जाता है इनको। एलारा चोला इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि इन्होंने श्रीलंका तक को कॉन्क्यूर कर लिया था, ठीक है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया। और मैंने कल एक चीज भी बताई थी कि ये यहाँ तक आगे तक पूरा का पूरा जो एरिया है उस एरिया के अंदर भी आगे एक्सपेंड कर गए थे, ठीक है। तो वो फिलीपींस वगैरह वाला जो इलाका बताया था वहां तक पहुंच चुके थे ये, तो इतना ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद में एक नए शासक आते हैं जिनका क्या नाम है, करिकला, ठीक है। करिकला पॉपुलर क्यों थे, पहले चीज तो इन्होंने कैपिटल बदल के क्या कर दिया था, पुहार कर दिया था। और साथ ही साथ में ये स्लेव्स पालने के शौकीन थे, मतलब स्लेव्स को ये पाला करते थे। 12,000 स्लेव पाल के रखे हुए थे इन्होंने, और इन स्लेव से क्या करवाया था, यही पुहार कैपिटल बनवाया था। और ये इसकी रेंज कितनी है, 160 किलोमीटर की रेंज में ये पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ, कावेरी नदी के पास में पड़ने वाला इलाका है। तो पुहार कहाँ पड़ता है, कावेरी नदी। बनवाया किसने था, करिकला ने। कितने स्लेव्स यूज किए थे इसमें, 12,000 स्लेव्स को यूज किया था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट शासक हैं इस समय के। करिकला से रिलेटेड बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन आया वो किसके अंदर आया, वो आया सारा का सारा पत्नी पलाई के अंदर, ठीक है। तो ये चोला से रिलेटेड था भी, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन किसका, बेसिकली करिकला का आया है, ठीक है। हाँ, इन्होंने अभी अपनी राजधानी जो अधिकतर बंदरगाह पर बनाई है। हाँ, ऐसा क्या कारण था? नहीं, ऐसा कारण था, पहली चीज तो बंदरगाह पे ज्यादातर राजधानी बनाने का कारण ये था कि श्रीलंका का जो पोर्ट था बेसिकली वो पूरा का पूरा व्यावसायिक पोर्ट था, बंदरगाह ही पड़ता है पूरा का पूरा इलाका, वहां से ट्रेड करना आसान हो जाता। और दूसरी चीज, इन इलाकों के ऊपर जो इन्होंने कैप्चर किया था पूरा का पूरा, जो मैंने ये बताया था आपको, इन इलाकों से पोर्ट पे ही आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे व्यवसाय को कर सकते हो। तो अच्छा व्यवसाय होने का तरीका क्या, पोर्ट पे अपनी राजधानी ही बसा दो। तो राजधानी से क्या रख सकता है, राजा नियंत्रण रख सकता है, देखभाल कर सकता है, तभी वो क्या करते थे, पोर्ट पे अपनी राजधानी बनाया करते थे। तो इनका पोर्ट पे ज्यादातर राजधानी बनाने का कारण यही था, व्यवसाय की आसानी। किधर से भी व्यवसाय होगा तो सबसे पहले लोग कहाँ पहुंचते थे, पोर्ट पे पहुंचते थे। तो इस वजह से इन्होंने अपनी राजधानियों को पोर्ट में ही बनाया हुआ था, ठीक है। हाँ, दो बैटल्स बताए थे मैंने इसमें। पहला बैटल ऑफ वेनी की बात की थी हम लोग ने। बैटल ऑफ वेनी में बेसिकली 11 मोनार्क थे, जिसके साथ में पांड्या भी थे और कौन थे, ये चेरा। तो चेरा और पांड्या सारे के सारे लोग मिलकर अदर 11 मोनार्क, छोटे छोटे राज्यों के जो मोनार्क थे, उनके साथ मिलकर किस पर अटैक करते थे, करिकला। लेकिन करिकला इतना महान शासक है, इन सबको हरा देता, ठीक है। और इन सबको हराने वाले बैटल को ही क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ वेनी। तो बैटल ऑफ वेनी के बाद में बेसिकली ये जो भी है पांड्यास और चेराज, ये यहाँ पर शर्मिंदा हो जाते हैं। जिस शर्मिंदगी में ये जो है चेराज, वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। ये आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का मतलब भूख हड़ताल से ही अपने आप को मार लेते हैं, ऐसा नहीं फांसी लगा लेते हैं जो दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें मैं भूख हड़ताल दिखा दी। उसके बाद में दूसरा बैटल है, ठीक है। दूसरे बैटल को क्या बोला जाता है, वही परंडलई, ठीक है। वही परंडलई बेसिकली दूसरा बैटल है, जिसके अंदर क्या होता है, 9 माइनर चीफ जो बेसिकली 9 राजा हैं, वो सब मिलकर अटैक कर देते हैं करिकला के ऊपर, लेकिन करिकला फिर जीत जाता है। और बैटल ऑफ वो क्या है, वही परंडलई। वही परंडलई के अंदर ये किसको हरा देते हैं, सारे के सारे 9 चीफ्स को हरा देते हैं। तो इस बैटल में भी ये जीत जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे महान शासक साउथ किंगडम का, बेसिकली प्रॉपर सिर्फ उनका ही नहीं, साउथ किंगडम का। तो आप देख रहे हो साउथ किंगडम या पूरी तमिल कंट्री के ऊपर शासक करने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसने अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, उसका नाम है करिकला, ठीक है। करिकला के बाद में शुरू होती है पांड्या किंगडम, ठीक है। पांड्या किंगडम के ऊपर जो बात करी, जो इन्होंने साउथ के ऊपर, तमिलनाडु के ऊपर रूल किया था, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, मदुरई को बनाया। और मेगास्थनीज ने इनके बारे में क्या बोला था, पांड्या किंगडम वो किंगडम है जिस किंगडम्स के अंदर मोती या सोने के मोती पाए जाते थे, इतनी रिच किंगडम ये हुआ करती थी, ठीक है। तो प्रॉपर ये किंगडम इतनी रिच होने के बाद खत्म कैसे हो गई, सिर्फ एक श्राप से। अभी पीछे देखा था ना, एक श्राप मिला और उस श्राप से पूरी पूरी किंगडम खत्म हो गई, ठीक है। तो ये टोटल 6 पांड्या है, ठीक है। इन 6 पांड्यास में से मैंने बोला था सारे पांड्यास को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, तीसरा वाला, ठीक है। क्यों तीसरी वाले को क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के समय में क्या हुई थी, संगम हुई। जिन संगम की हम लोग बात कर रहे थे, इन्हीं की पेट्रोनेज में संगम हुई है, इस वजह से, या मुचंगम जिसको बोलते हैं। और ये वाले को क्या याद रखना है, नेडुचेलियान को, क्योंकि इसको श्राप मिला था, इसी के श्राप की वजह से ये पूरी की पूरी किंगडम को माना जाता है समाप्त हो गई थी, ठीक। उसके बाद में इसको याद इसलिए रखा जाता है नेडुचेलियान को,
कि इनके समय में जो तंजौर है बेसिकली पूरा का पूरा इलाका, उस तंजौर इलाके को पांड्याज ने अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था। ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा शासक नहीं है जिसको याद रखने की जरूरत है, आप उसके बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये वही है जिनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पांड्यास के बारे में लिखा हुआ कहाँ, पीछे भी आप लोग देख के भी आए, तो कहाँ पे लिखा हुआ, मदुरई कन्नौजी में। ठीक है, मदुरई कन्नौजी के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ, वो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पांड्या की कैपिटल क्या थी, मदुरई थी, तो मदुरई के अंदर ही इनके बारे में वर्णन दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा। तो ये था साउथ किंगडम। साउथ किंगडम जो कि आपको याद नहीं होता है तो तरीका ढूंढना पड़ा कि किस तरीके से आपको याद, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें बताई। जो लोग कल एब्सेंट भी थे वो एक बार प्रीवियस क्लास को यूट्यूब पे जो अपलोड होगा उसको देख लेना जाकर जरूर, बहुत डिटेल में बता रखी सारी चीजें और याद भी कराया था क्लास में। ठीक है, तो आप लोग को जो भी करते हैं उनको याद होगा, उम्मीद यही करते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉपर आगे बढ़ते हैं गुप्ता एम्पायर के ऊपर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर जो पूरा का पूरा एम्पायर है, इस एम्पायर के बाद में आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। 2-3 राजवंश बचेंगे, जैसे राष्ट्रकूट वंश बचेगा, प्रतिहार वंश बचेगा, ठीक है, और चालुक्य बचेगा। चालुक्य में होमवर्क में दे चुका था, चिराज भी मैंने होमवर्क में दिया था लेकिन मैंने फिर भी करा दिया। ठीक है, तो उसकी जगह आप लोग राष्ट्रकूट, प्रतिहार और चालुक्य को होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी आती है, तो वो क्रोनोलॉजिकल चीजें आप कर सकते हैं। आज गुप्ता एम्पायर को खत्म करके हम लोग अपना एंशिएंट हिस्ट्री का इतिहास खत्म करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कल से हम लोग को फिर शुरू क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर चलेंगे उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर वापस आ जाओ, साउथ को भूल के, अब अच्छे अच्छे शब्दावली यूज होंगी। ठीक है, जिस जो आपको याद भी रहेगी, है ना, तो वैसी शब्दावलियां नहीं मिलेंगी अब आपको। पहली चीज हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कुषाण एम्पायर था। कुषाण एम्पायर का जो दौर था वो लगभग 120 से 270 के आसपास तक ये दौर माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुषाण एम्पायर के बाद में माना जाता है कि एक गैप हुआ, और वो गैप लगभग माना जाता है कि 50 से 60 साल का एक गैप है, और इस गैप के अंदर कई सारी छोटी छोटी सल्तनत जो थी या छोटे छोटे राज्य जो थे वो रूल करते रहे इस पूरे एम्पायर के ऊपर। एक संगठित एम्पायर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला था। एंट्री किसकी होती है 4th सेंचुरी में, वो होती है गुप्ता पीरियड की, क्योंकि गुप्ता पीरियड पूरे भारत में गोल्डन एज के तौर पर जाना जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता था इसको सारे एम्पायर्स में। इवन प्राचीन इतिहास में अगर एकमात्र स्वर्ण युग है तो वो कौन सा, वो गुप्ता एम्पायर है। तो गुप्ता एम्पायर इतना ज्यादा प्रभावी रूप से कैसे राज करता है, 4th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक की बात करेंगे हम लोग, मतलब हम लोग 300 से लेकर कहां तक की बात करेंगे, 400 कुछ तक की, बेसिकली 500 तक भी जाएंगे, थोड़ा देखेंगे इसके अंदर। तो ये बेसिकली पॉपुलर था। क्यों पॉपुलरिटी की इसका कारण था, पहले चीज थी ग्रेट वेल्थ, इनके पास में वेल्थ बहुत थी। ठीक है, वेल्थ की बात करें तो इनके पास में साम्राज्य की लैंड बहुत थी, लैंड के साथ में इनके पास सोना बहुत था, सोने के अलावा इनके पास में अगर बात करा जाए तो अनाज, अन्न या फिर कृषि की भूमि इनके पास में बहुत थी। तो ये सब चीजें अगर मानी जाए तो वेल्थ का इनका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रमाण दिखाती है। इनके पास में यूनिवर्सिटीज जो थी काफी ज्यादा एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज देखने को मिली है, जैसे नालंदा। नालंदा एक एग्जाम्पल है इनके समय का, जिसकी बात अभी हम लोग आगे चल के करेंगे, पूरा थोड़ा डिटेल भी देखेंगे नालंदा के बारे में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, तो इस समय के लोग कैसे मिले, पढ़े लिखे लोग मिले, समाज में कार्य करने वाले लोग मिले, सही गलत को समझने वाले लोग मिले इस एज में, इसलिए इतना ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि ये स्वर्ण युग ही रहा होगा। तीसरी अगर बात करें तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। अगर बात करें तो शांति भी बनी रही इस समय में, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, सम्मान भी लोगों का रहा, और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी यहाँ की उसी तरीके से कायम रही। ठीक है, तो ये, इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पे जो आर्ट्स थी या जो साइंस थी, उस आर्ट्स और साइंस का भी एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। मतलब कला कृतियां देखोगे आप गुप्ता साम्राज्य के अंदर, अभी आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, पिलर्स सिलर्स, वो सब भी देखने को मिले। और साइंस के फॉर्म में भी यहाँ के लोग जाने जाते थे, यहाँ पे फिजिशियन भी मिले हैं, डॉक्टर्स भी मिले हैं, मेडिसिन भी मिली है, हर तरीके की चीज यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि ये वही अंपायर है जिसमें सबसे पहले नवरत्न आए थे।
ठीक है। नवरत्न अकबर के समय तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले किसमें आते? गुप्ता एम्पायर के अंदर नवरत्न। उन नवरत्नों में आर्ट, साइंस, फिजिशियन, डॉक्टर्स, मेडिकल, हर फील्ड के लोग हुआ करते थे। तो ये पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर है जिसकी हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए गुप्ता एम्पायर बेसिकली अगर बात करें कि इतना पॉपुलर है क्यों, तो पहली चीज तो रोमन एम्पायर के लोग हमारे साथ में ट्रेड किया करते थे, ठीक है। रोमन एम्पायर के लोग हमारे साथ में व्यवसाय ट्रेड किया करते थे। रोमन ही नहीं, पर्शियन एम्पायर के लोग भी हमारे साथ में ट्रेड व्यापार किया करते थे। तो पर्शियन इतना बड़ा एम्पायर, रोमन इतना बड़ा एम्पायर, वो सब हमारे साथ में व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये गुप्ता एम्पायर की इंपॉर्टेंस को इसी वजह से दिखा देता है। तीसरी चीज की बात करें कि चाइनीज हमसे सीखने के लिए आते थे। यहाँ पे चाइनीज हमसे सीखने के लिए आते थे, भारत के अंदर आते थे और कहते थे भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, भारत का जो कल्चर है उससे हमें सीखने की जरूरत है। ह्वेनसांग की बात करेंगे भी हम लोग, फायन की बात करेंगे, ये सब कौन थे? चाइनीज ट्रेवलर, और भारत के अंदर आके हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के गए। तो ये क्या दिखा रहा है कि गुप्ता एज के अंदर चाइनीज भी हमसे सीखने आ रहे थे, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वो सब हमारी तरह बनना चाहते थे। साउथ ईस्ट एशिया, तो ये जितने भी लोग हैं इधर के, ये सारे के सारे ये सब हमारी तरह बनना चाहते थे, भारत की तरह बनना चाहते थे। इस वजह से गोल्डन एज बोला जाता है इसको। अब ये बहुत सारे कारण मैंने दे दिए आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण युग क्यों कहते थे, तो ये बहुत सारे कारण सफिशिएंट है बताने के लिए कि इसको स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता था, ठीक है। आगे जैसा कि कुषाण एम्पायर का अंत हम लोग अगर बात करें तो धीरे धीरे 270 ईस्वी तक हुआ, लेकिन बीच में अगर हम लोग देखें कि इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो कुषाण एम्पायर के समय में ही हो चुकी थी, गुप्ता एम्पायर के। तो कुषाण एम्पायर के समय में ही गुप्ता एम्पायर के अंदर एक शासक आए थे श्रीगुप्ता, ठीक है। श्रीगुप्त ने इस पूरे गुप्ता एम्पायर की शुरुआत करी, और ये शुरुआत कब कर दी थी? 240 ईस्वी में। तो 240 से 270 के बीच में 30 साल का गैप है, और इस 30 साल में दोनों एम्पायर पैरेलल चले। गुप्ता एम्पायर भी चलता रहा और कुषाण एम्पायर भी चलता रहा। तो दोनों एम्पायर को पैरेलल भी माना जाता है, इस समय में चलते रहे। तो 240 से 70 का जो दौर है, ये माना जाता है कि कुषाण एम्पायर में भी सब ऑर्डिनेट रहा होगा इन लोगों का, ठीक है। लेकिन एक गैप भी माना जाता है दोनों के बीच में, इसलिए मैंने बोला दो मत हैं इतिहासकारों के। एक बोलते हैं गैप था दोनों साम्राज्य के बीच में, और एक क्या बोलते हैं कि नहीं, 30 साल का संरक्षण कुषाण एम्पायर ने, कुषाण एम्पायर के अंडर में किसने लिया था? गुप्ता एम्पायर ने लिया था। दोनों मत है। फिलहाल हम लोग इस पे जाते हैं। 240 ईस्वी में श्रीगुप्ता ने फाउंडेशन की थी गुप्ता एम्पायर की। उसके बाद में नया शासक कौन आया था? घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच अगले शासक थे इसके, और इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 280 से लेकर 320 ईस्वी तक। 320 ईस्वी तक का जो भी शासन था वो तो चला, एक इनिशियल दौर कह सकते हैं उसको, लेकिन इसके बाद में शासन जो है वो बेसिकली पावरफुल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के मौर्य, ठीक है। एक चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। पहले वो कौन से थे? मौर्य एम्पायर के, और मौर्य एम्पायर की शुरुआत करने वाले थे ये सिर्फ चंद्रगुप्त है, और ये चंद्रगुप्त सेकंड है, वो फर्स्ट है, और इसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड भी आएंगे। तो दो चंद्रगुप्त हुए गुप्ता एम्पायर के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 320 से लेकर 330 का जो कार्यकाल है वो चंद्रगुप्त का है। अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो ये दोनों शासक बहुत बड़े शासक के तौर पर नहीं जाने जाते। ये शासक सिर्फ आए और आने के बाद में इन्होंने साम्राज्य की स्थापना करी, और स्थापना करके बहुत ज्यादा टाइटल अगर इन्होंने लिया तो सिर्फ महाराज का लिया, महाराज से ज्यादा इन्होंने कोई टाइटल भी गेन नहीं किया। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये सिर्फ अपने शासन को स्थापित करके वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा कार्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही ये आए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में अगर बात करें हम लोग, तो इन्होंने जो भारत के अंदर एक परंपरा जो पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को और स्ट्रॉन्ग किया, और वो क्या थी? मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ठीक है। क्या करो? शादी विवाह, ठीक है। अगर जिस सल्तनत के साथ में थोड़ा बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसके साथ में विवाह संबंध बना लो, और विवाह संबंध बनाने के बाद में वो सल्तनत भी आपका पार्ट बन जाएगी। मुगलों ने इसको बखूबी निभाया था, देखा है आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, लिच्छवी के साथ में इनकी बनती नहीं थी, तो लिच्छवी जो शासक थे उनके साथ में नहीं बनती थी। इन्होंने क्या करा? एक मैट्रिमोनियल रिलेशन कंडक्ट किया चंद्रगुप्त वन ने उनके साथ में, और लिच्छवी की महारानी से कर लिया विवाह। और लिच्छवी की महारानी से विवाह करते ही गुप्ता वंश के अंडर में एक और वंश आ गया, कौन सा? लिच्छवी वंश, ठीक है। चाहे डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कह लो, इससे क्या हुआ? इनकी पावर भी बढ़ी, ठीक है, शक्ति भी बढ़ी और सम्मान भी बढ़ा। तो शक्ति सम्मान दोनों चीजें इसके साथ में बन गई, ठीक है। क्योंकि लिच्छवियों के कौन? ये दोनों
नहीं, स्वतंत्र शासक की बात कहा जाता है कि मौर्यकालीन के मतलब सामंत का कार्य करते थे। हाँ, ये दोनों शासक कुषाण वंश के अंतर्गत आने वाले दो शासक हैं। तो आप इनको इंडिपेंडेंट शासक, स्वतंत्र शासक नहीं बोल सकते, यही बता रहा था मैं, क्योंकि ये लोग किसके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं? कुषाण एम्पायर के कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे इन सबको फ्री कराने वाले चंद्रगुप्त हैं। तो चंद्रगुप्त को इसीलिए माना जाता है वास्तविक संस्थापक। अगर गुप्ता साम्राज्य के किसी को बोला जाएगा तो वो चंद्रगुप्त को बोला जाता है। 319 AD या हाँ, 320 से बेसिकली इसकी शुरुआत, ठीक है। तो एक तो लिच्छवी के ऊपर इन्होंने जीत के वहां पर ऐसा शासन स्थापित किया। और चंद्रगुप्त वन और पॉपुलर क्यों है? 320 से 30 के अंदर इन्होंने और क्या क्या चीजें की? जैसे इन्होंने लिच्छवी की महारानी कुमार देवी से शादी की थी। कुमार देवी के इन्होंने क्या करे? क्वाइंस चलवाए भारत के अंदर, ठीक है। और कुमार देवी के क्वाइंस चलवाने से एक चीज क्या हुई? अरे यार, ये तो जो व्यक्ति है वो महिलाओं का बहुत सम्मान करता है, और महिलाओं का सम्मान करने वाले राजा तो बहुत समय से भारत में आए नहीं, तो हम लोग इसी को अपना राजा क्यों ना मान ले। तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। तो चंद्रगुप्त ने वो विश्वास पैदा किया और इन्होंने आते ही उपाधि ली थी एक महाराजाधिराज। अभी तक सिर्फ कहलाते थे महाराजा लोग, अब महाराजाधिराज क्यों कहलाने लगे? क्योंकि अब ये लोग सिर्फ स्मॉल किंगडम मगध पे राज्य नहीं करते थे, अब ये मगध के साथ साथ में किसके ऊपर आ गए थे? यूपी तक के ऊपर फैल चुके थे। मतलब मौर्य एम्पायर जो आपने मगध एम्पायर पहले देखा, जो पूरे भारत में विस्तारित था, अब धीरे धीरे गुप्त एम्पायर अपने आप को विस्तारित करना शुरू कर रहा है। और इन्होंने शुरुआत कहां से करी? साकेत और प्रयाग से, ठीक है। तो साकेत और प्रयाग या बेसिकली जो मगध का पूरा इलाका है, इस मगध के पूरे इलाके के अंदर इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो मगध एम्पायर के अंदर और उसके बाहर के एम्पायर को विस्तारित करने वाले राजा चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? महाराजाधिराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कई सारे एरियाज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और कुमार देवी के कॉइन्स चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक नए शासक आते हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को एक टाइटल दिया जाता है क्या? भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको बोला जाता है ये लॉर्ड विष्णु के उपासक थे, ठीक है। और लॉर्ड विष्णु के उपासक होने से आपको संप्रदाय का पता चल गया होगा। कौन सा संप्रदाय से लेने जाने वाले होंगे? वैष्णव संप्रदाय से लेने वाले होंगे, ठीक है। और इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है, सबसे बड़ा रूलर माना जाता है इस समय का। क्यों माना जाता है? इनके बारे में इलाहाबाद के अंदर एक अशोका पिलर है, ठीक है। इलाहाबाद के अंदर क्या? अशोका पिलर। आपने पिलर्स देखे होंगे, उसमें भी आपको डिटेल मिली होगी। उस पिलर के डाउन में नीचे कुछ इंस्क्रिप्शंस मेंशन किए गए, ठीक है। मतलब ये अशोका पिलर तो पहले ही बन चुका था, अब इसके ऊपर यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन मेंशन कराए होंगे। उस इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में मेंशन किया गया? समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन किया गया। और इसको मेंशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? हरिसेन। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान यहाँ पे पोएट थे, कोर्ट के पोएट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे इनकी कोर्ट के, ठीक है। हर किसी के कोर्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं। इन्हीं के समय में एक इंपॉर्टेंट कौन थे? हरिसेन। तो हरिसेन ने ही इस पूरे इलाहाबाद पिलर के ऊपर क्या लिखवाया है? इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, जो किसमें है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। और जिसके अंदर डिटेल्स क्या मिलती है? डिटेल्स मिलती है इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में। मतलब इन्होंने जितने भी सैनिक विजय की, उन सैनिक विजय का पूरा डिटेल्स कहाँ मिलता है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर मिलता है, जिसको किसने लिखवाया था? हरिसेन ने लिखवाया। और ओरिजिनली ये है किसका? अशोका का इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है। लिच्छवी दोहित्रा बोला जाता है, टाइटल है इनका लिच्छवी दोहित्रा, ठीक है। लिच्छवी दोहित्रा का मतलब लिच्छवी का पुत्र, हाँ बेसिकली कह सकते हो लिच्छवी का पुत्र, या पूरे लिच्छवी को इन्होंने जीता था और उसके साथ में वैवाहिक संबंध भी बनाए, ठीक है। अभी जो मैंने पीछे बताया, इनके सैनिक सफलताओं का वर्णन किया गया है उस इंस्क्रिप्शन के अंदर। वो कौन सी सैनिक सफलताएं हैं जो इस इंस्क्रिप्शन में उसका वर्णन है? ऐसी टोटल 5 सफलताएं हैं जिसका वर्णन वहां पर देखने को मिलता है। और ये 5 की 5 सफलताएं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है, ठीक है। तो पहली करके या दूसरी करके एक एक करके बात करेंगे हम लोग इसकी। पहले की बात अगर करें तो पहले की बात अगर हम लोग करें तो ये बात हो रही है गंगा यमुना दोआब की। गंगा यमुना दोआब ये वो इलाका है जिसको अभी उत्तर प्रदेश का प्रोविंस बोला जाता है प्रॉपर तरीके से। इस एरिया को उत्तर भारत बेसिकली, आगे और भी बात करेंगे तो उत्तर भारत। तो बेसिकली एरिया देख लीजिए इसमें,
तो इसके अंदर हम लोग बात किए थे अहिच्छत्र, ठीक है, कौन, अछूत्य राजवंश की बात किए थे। एक बार हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंदर बात किए थे, उनमें के ही कुछ शासक पहले भी शासन किया करते थे गुप्ता एम्पायर के समय में भी, ठीक है। तो उससे देखने को मिलता है कि ये नदन भारत की जो किंगडम थी उस किंगडम के ऊपर ये लोग यहाँ पर आकर विजय प्राप्त करते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो मथुरा, ठीक है, मथुरा के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे कॉन्क्वेस्ट के दौरान इस एरिया को भी जीत लिया था। और साथ में आप लोग देखो कोटा, बुलंदशहर या उत्तर प्रदेश, ये इलाके भी इनके कैप्चरिंग में आ गए थे। तो अगर हम लोग बात करें नदन इंडिया बेसिकली पूरा कैप्चर में कब हुआ, पहले कॉन्क्वेस्ट के दौरान हुआ। और इस सब की मेंशनिंग कहाँ की गई है, उसी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर इसकी मेंशनिंग की गई है। तो अगर मैं पूछूं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट सबसे पहला था वो कौन सा था, वो ये था जिसके अंदर अहिच्छत्र, और दूसरा मथुरा, और तीसरा कोटा, बुलंदशहर या उत्तर प्रदेश का रीजन आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, पहले कॉन्क्वेस्ट में ये हुआ था। इसको क्या बोलते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को? ये वो, हाँ, इसको इलाहाबादी बोलते हैं। जो तुम बात कर रहे हो वो मेहरौली वाला है, दूसरा। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। अभी लिखा तो था शायद पीछे, नहीं लिखा था, नहीं इसमें मेंशन नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए इंस्क्रिप्शन, दूसरा जो डिटेल दी गई है उसके अंदर लिखा गया कि इन्होंने 5 राज्यों को हराया था इस समय, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से थे, बंगाल, असम, नेपाल, ठीक है, और पंजाब के राज्य को भी यहाँ पर हराया गया था। इसके अंदर राजस्थान का भी इलाका था जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये वो बड़े इलाके थे जिन इलाकों को समुद्रगुप्त ने पूरी तरीके से जीता था, ठीक है। तो दूसरे कॉन्क्वेस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन तमाम इलाकों को जीता। आप लोग ने अकबर के कॉन्क्वेस्ट देखे, हम लोग बात कर रहे थे पीछे समय में कुछ अकबर के कॉन्क्वेस्ट की, जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि अकबर ने कैसे भारत के एक एक जगह को जीतता जीतता आगे बढ़ा था, है ना, यही तो बात की थी हम लोगों ने। तो उसी तरीके से समुद्रगुप्त भी तो है, समुद्रगुप्त ने भी एक एक एरिया को जीतना शुरू किया और कैप्चर करना शुरू किया, जिसके अंदर सबसे पहले उसने नॉर्थ इंडिया को कैप्चर किया। नॉर्थ इंडिया के अंदर जैसे अहिच्छत्र आता है, मथुरा आता है, बुलंदशहर आता है, राजस्थान का कोटा वगैरह की बात होती है, या फिर मथुरा वगैरह, इन सब की बात हुआ करती है। तो ये सेकंड वाला कॉन्क्वेस्ट है, और सेकंड कॉन्क्वेस्ट में 5 राज्यों की बात हो रही है। वो राज्य कौन कौन से, बंगाल है, असम है, नेपाल है, या फिर पंजाब है, या राजस्थान है। ये सेकंड कॉन्क्वेस्ट के राज्य हैं। तो पूछे जाते हैं कि सेकंड कॉन्क्वेस्ट के दौरान समुद्रगुप्त ने कौन कौन से राज्यों को कैप्चर किया था, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है समुद्रगुप्त ने उस समय में अटाविका राज्य, ये अटाविका राज्य बेसिकली विंध्यन रीजन का जो पूरा का पूरा इलाका है, जो फॉरेस्ट एरिया है विंध्या का, उस विंध्या फॉरेस्ट के अंदर एक राजा थे और एक सल्तनत हुआ करती थी, अटाविका राज्य बोला जाता था जिनको, उसको कंट्रोल में लिया था इन्होंने। मतलब विंध्यान पर्वत को कंट्रोल में लेने का मतलब पूरा मिडिल जो इंडिया है वो आपके कैप्चरिंग में आ जाएगा। तो तीसरे कॉन्क्वेस्ट के अंदर विंध्यान रीजन्स याद रखिएगा। तो विंध्यान रीजन्स में कौन था, अटाविका राज्य रहा करता था, उसको इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था, ठीक है। चौथा कॉन्क्वेस्ट देख लीजिए, ठीक। चौथा कॉन्क्वेस्ट बेसिकली क्या है, इसके अंदर टोटल जो कॉन्क्वेस्ट है गिनो कितने, 12 है। इसके अंदर इन्होंने 12 राज्यों को अलग अलग तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया था और 12 राज्यों के ऊपर आक्रमण करके 12 राज्यों को जीता था। अब ये 12 के 12 राज्य याद रहना तो मुश्किल है, मुश्किल है ना, ऐसे तो याद नहीं हो सकते, ठीक है। और ना मैं इसकी कोई ट्रिक बताने वाला हूं तो भी याद नहीं होने वाले, ठीक है। मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे पल्लवास, ठीक है। पल्लवास को कंट्रोल कब किया, चौथे एक्सपीडिशन के दौरान इन्होंने कंट्रोल किया। महेंद्र ऑफ कोशल, कोशल के महेंद्रा को कब कंट्रोल किया, चौथे एक्सपीडिशन के दौरान कंट्रोल किया, ठीक है। कांची, विष्णुगुप्त ऑफ कांची, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, इसको कंट्रोल कब किया, चौथे एक्सपीडिशन के दौरान इन्होंने कंट्रोल किया। अब इसके अंदर अगर आप ये 3 ही चीजें भी याद रखोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। पहला याद रख लो विष्णुगुप्त जो कांची के अंदर थे, तमिलनाडु के अंदर, दूसरे महेंद्र कोशल के अंदर, और तीसरे पल्लवास जो एक पूरा का पूरा राजवंश है पल्लवास, जिसकी बात करनी भी है हम लोग को आगे, लेकिन वो होमवर्क में कर लेना, ठीक है। बस उसकी सल्तनत की क्रोनोलॉजी देखनी है, ठीक, वरना एंशिएंटली पढ़ते रह जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इन 3 एम्पायर को इन्होंने चौथे कॉन्क्वेस्ट के दौरान कैप्चर किया, ठीक है। 5वां कॉन्क्वेस्ट, ठीक है,
पांचवा कॉन्क्वेस्ट देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ कुषाण है और एक तरफ कौन है, शाकास है, ठीक है। तो शाका वंश और कुषाण वंश दोनों आप लोग देख चुके हो, दोनों के बारे में पढ़ चुके हो। तो ये पांचवा वाला कॉन्क्वेस्ट जो था वो इनका किससे रिलेटेड था, कुषाण और शाकास से रिलेटेड। इसमें इन्होंने किसको डिफीट किया था, कुषाण को और शाकास को डिफीट किया था। तो पांचवें वाले में याद रखिएगा, कुषाण और शाकास को डिफीट करने के लिए पांचवा वाला कॉन्क्वेस्ट जाना जाता है। चलो पांचों बता दो एक बार, पहले वाले कॉन्क्वेस्ट में क्या क्या जीते थे, उत्तर भारत में जगह बता दो। पहली जगह मथुरा चली गई है, और कोटा हो गया, दूसरा अहिंछत्र हो गया, और बुलंदशहर हो गया, और यूपी का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है। पहला कॉन्क्वेस्ट में ये सब आ गया। दूसरे कॉन्क्वेस्ट में क्या था, 5 राज्य थे। पहला बंगाल, राजस्थान, नेपाल, असम और पंजाब, ये 5 राज्य दूसरे कॉन्क्वेस्ट में थे। तीसरे कॉन्क्वेस्ट में क्या था, वो जंगल वाला है, मतलब जंगल विंध्याचल था ना, पूरा का पूरा विंध्याचल इसको बोला जाता है। तो विंध्याचल का पूरा इलाका तीसरे कॉन्क्वेस्ट में कवर कर लिया। चौथे कॉन्क्वेस्ट में पल्लवास, कौशलास और तमिलनाडु को कांची, ठीक है, कांची को याद ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर। हाँ, कांची, कुशल और पल्लवास, ये चौथे वाले में आ गए। और पांचवें वाले में कुषाण और शाका। बस इतना तो याद रखना, ठीक है, सिंपल सी चीज है। समुद्रगुप्त ने 5 एक्सपेडिशंस किए पूरे, और 5 एक्सपेडिशन में ये जगह है, ठीक है। तो ये 5 एक्सपेडिशन याद रखने हैं समुद्रगुप्त के दौरान। और इन सब का वर्णन कहाँ पे है, अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन के नीचे वाले पार्ट में जिसको किसने मेंशन किया है, हरिसेन ने किया है, ठीक है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन अशोका के द्वारा जो बनाया गया, ठीक है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी हारा ही नहीं, ठीक है। जहां अटैक किया उस अटैक को जीता है, और हमेशा ये जहां पे भी अटैक करते थे उसको जीत जाया करते थे, इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब इनके डायरेक्ट कंट्रोल में ये सब चीजें जीतते अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका था। ये जो कलर दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये 2 जगहें बची, ये 2 जगहें क्या है, ये इनकी ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गई थी, जिसमें एक है पल्लवास। ये वाला रीजन कौन सा था, पल्लवास के अंडर में था। और अगर बात करें शाकास और कुषाण की बात करें तो ये लोग ऊपर रहते थे, इनको भी तो जीता था। देखिए शाका कुषाण को जीता इन्होंने, लेकिन उनके राजाओं को नहीं हटाया। इन्होंने बोला राजा तुम लोग राज करो, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, ट्रिब्यूट चाहिए। हमको तुम कर देते रहो, टैक्स देते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तुम्हें अपने संरक्षण में रखेंगे। ये लोग मान गए थे। ये जो भी किंगडम से पल्लवास, शाकास या कुषाण, ये इनके संरक्षण में रहा करते थे, ठीक है। कंट्रोल किसका था, समुद्रगुप्त का ही था। लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में जो रीजन थे वो ये सारे के सारे रीजन थे जिनकी अभी हम लोग ने ऊपर बात की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त से रिलेटेड। एक चीज और समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक चीज और भी मिली है कि समुद्रगुप्त बेसिकली अगर बात की जाए कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे या कौन से संप्रदाय से इनका लेना देना था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने बेसिकली बात की जाए अगर श्रीलंका के एक राजा थे जिनका क्या नाम था, मेघवर्मन, ठीक है। श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन ने इनसे परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्त से कि हमें परमिशन दे दीजिए, हम भारत के अंदर एक बोधिसत्व बनाना चाहते हैं, बेसिकली एक बौद्ध टेंपल बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इनको परमिशन दी, और परमिशन मिलने के बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या करा, गया के अंदर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनवाया था। एक बुद्धिस्ट टेंपल या बुद्धिस्ट अगर हम लोग बात करें मंदिर को बनवाने वाले व्यक्ति कौन है, मेघवर्मन। किसकी परमिशन से बनवाया था, समुद्रगुप्त की। और कहाँ बनवाया था, गया के अंदर। तो पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है या बुद्धिस्ट टेंपल या मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो गया के अंदर बना हुआ है। किसने बनवाया, नीचे नाम मेघवर्मन ने बनवाया। किसके कार्यकाल में बना था, समुद्रगुप्त के कार्यकाल में बना था। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी पावर और प्रेस्टीज इतनी थी कि धार्मिक मामलों की भी अनुमति लेकर लोग भारत में दूसरे देशों से टेंपल बनाने के लिए आ रहे हैं, अनुमति लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। मेघवर्मन श्रीलंका के राजा हैं इस समय, ठीक। आगे देखें इसके बाद में इस इंस्क्रिप्शन के अंदर और भी चीजें कुछ मेंशन की गई हैं। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है कि ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट 5 जो किए थे उनको जीतने के बाद इन्होंने क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भारत में और कराने वाले राजा का नाम, इससे पहले पुष्यमित्र शुंग, 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, याद रखना।
उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ के बाद में इन्होंने यहाँ पर कॉइन्स यहाँ पर बनाए। जो कॉइन्स इन्होंने जारी किए थे वो कहे थे गोल्ड के थे और सिल्वर के थे, और उनके ऊपर भी इमेजेस देखने की किसकी मिल रही है, उसी यज्ञ की इमेज देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ घोड़ा बना हुआ। ठीक है, तो वो अश्वमेध यज्ञ की इमेजेस देखने को कहां पे मिली है, गुप्ता एम्पायर के शासक समुद्रगुप्त के समय में इस इंस्क्रिप्शन के अंदर अश्वमेध यज्ञ की इमेजेस देखने को मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में स्टेटमेंट डाल दिया सीधा ऐसे ही उठा के। ठीक है, तो ये इमेज दिख रही है हमको, हम इमेज से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और बताता है ये जो और बात करते हैं इसके बारे में, ये ग्रेट म्यूजिशियन भी बोले जाते हैं। समुद्रगुप्त कौन थे, ग्रेट म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, इन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था और इनको कविराज के फॉर्म में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कविताएं वगैरह पोएट्री वगैरह किया करते थे, तो कविराज के फॉर्म में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो कॉइन्स टाइप किए हैं, जो भी जिस टाइप के कॉइन्स इन्होंने पब्लिश किए हैं, उसके अंदर वीणा बनी हुई थी। वीणा म्यूजिकल यंत्र होता है, उस यंत्र को बनाने का मतलब ये पता चल गया कि ये बहुत बड़े एक म्यूजिशियन भी रहे होंगे। इनको एक टाइटल दिया जाता है, कौन सा, पराक्रमण। ठीक है, पराक्रमण का एक टाइटल दिया जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। इस इमेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी से लेकर पीसीएस के एग्जाम तक डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट गुप्ता एम्पायर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, सबसे ज्यादा। चाहे आरओ के एग्जाम की बात कर लो, चाहे पीसीएस के एग्जाम की बात कर लो, चाहे यूपीएससी की बात कर लो, सब में कॉमन है गुप्ता एम्पायर। इसलिए बता रहा हूं कि ये इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बाद में इन्होंने क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इनके द्वारा जारी किए गए गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों में देखने को मिलता है। ठीक, उसके अलावा समुद्रगुप्त एक ग्रेट म्यूजिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल और दिया था कविराज का, क्योंकि पोएट्री वगैरह किया करते थे। और इनके कॉइन्स के ऊपर एक चीज और देखने को मिली है, वो क्या है, वीणा का यंत्र, जो म्यूजिक के लिए यूज होता है। इनको एक टाइटल दिया जाता है, कौन सा, पराक्रमण का। ठीक है, पराक्रमण का इनको एक टाइटल दिया जाता है। तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं हैं जिसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आयरन रॉड। ठीक है, इसको यहां दर्शाने का मतलब, बताओ चलो। हाँ लो, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा देख के, रॉड क्या है, इसे निकाल के इतनी धुलाई करी जाए तुम लोग की, पकड़ा के, यही आ रही दिमाग का। देखो आयरन रॉड जो बेसिकली यहाँ मैंने बनाया है, इसके बारे में कुछ चीज बता रहा हूँ मैं आपको। एक आयरन रॉड को अगर आप ओपन रखोगे, किसी भी अगर आप लोहे को ओपन रखते हो तो वो जंग पकड़ेगा। मैक्सिमम 4 से 6 महीना रखोगे ओपन तो जंग पकड़ लेती है। ठीक है, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, ठीक है, मेहरौली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इस इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है आयरन पिलर, मेहरौली के अंदर है। ये आयरन पिलर पहले यहाँ नहीं था, इसको उठा के एक राजा लेके आए थे। कौन थे वो? इसको बनवाने वाला शासक नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये बनवाया गया था गुप्ता एम्पायर के दौरान। तो इसकी जगह बेसिकली अगर आइडिया लगाया जाए तो विंध्याचल के आसपास रही होगी कहीं, लेकिन हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली आज तक कहां थी। लेकिन इसको एक राजा उठवा के लेके आया था और इन्होंने इसको मेहरौली में कुतुब मीनार के पास में लगवा दिया था। कुतुब मीनार कब बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान बना था, और बाद में इसको कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। इंस्क्रिप्शन भारत के अंदर लाने वाला कौन व्यक्ति था जो भारत के अशोका के भी इंस्क्रिप्शन लेके आया और ये भी इंस्क्रिप्शन लेके मेहरौली में ट्रांसफर कर दिया था? पढ़ा चुका हूं, तो बताया था मैंने कि 2 इंस्क्रिप्शन उठाए थे और उठा के एस्टैब्लिश कर दिए थे लाके। हाँ इल्तुतमिश नहीं, कौन सा ऐसा राजा था जिसने इंस्क्रिप्शन उठवा के यहाँ पे लगवा दिए थे? 2 इंस्क्रिप्शन लगवाए थे, एक पंजाब से उठा के लाया था और यहाँ पे लगवा दिया था दिल्ली के अंदर, और एक ये मेहरौली वाला कहलाता है दूसरा इंस्क्रिप्शन पूरा आयरन का है। नहीं, दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत में भी तुगलक वंश का था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर ये 2 पूरे के पूरे पिलर्स उठा के लगवाए। पढ़ लिया करो, पुराना रिवाइज कर लिया करो, है ना, ध्यान रखो, पुराना नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ये क्या है, पूरा आयरन पिलर है। इसको गरुड़ पिलर के फॉर्म में भी जाना जाता है। गरुड़ पिलर इसलिए बोलते थे, माना जाता है कि एक समय में इसके ऊपर गरुड़ बैठा करता था। ठीक है, बैठा नहीं करता था, मतलब बनाया गया था, बाद में समय के साथ में वो गिर गया, ठीक है, टूट गया।
तो आयरन पिलर इसको बोला जाता है और 1600 साल गुजर गए, इस आयरन पिलर पे ना आज तक कोई जंग आई है, ना किसी भी तरीके की रस्टिंग है इसके ऊपर, ना धूल देखने को मिलती है इसके ऊपर, मतलब ऐसा लगता है इसके ऊपर कुछ चिपका और ऐसे करके नीचे गिर गया। ठीक है, ये इस तरीके का पिलर। और मैंने अभी बताया 4 से 6 महीने भी रुकोगे अगर तो आयरन के ऊपर तुरंत आके जंग पकड़ लेती है। ये पानी में भी भीगता है, इसके ऊपर पानी भी पड़ता है, फिर धूप पड़ती है, काला पड़ जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम भंगुर हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन इसका कलर आज भी ओरिजिनल है, आज भी ओरिजिनल है। क्या कारण है ऐसा कि ये इतना ज्यादा परफेक्शन से बनाया गया है कि आयरन पिलर आज तक ना धूमिल हुआ है, ना किसी तरीके का इसके ऊपर रस्ट आई है, और एकदम प्योर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है अभी 2-3 दिन पहले ही बना। तो अगर कुतुब मीनार जाओ तो इस वाले इंस्क्रिप्शन को जरूर देखना जाके, और जब देखोगे जाके तब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर पता नहीं कौन सी साइंस उन्होंने यूज की थी जो आज तक ये इस तरीके का है, और उसके बारे में भी हमें पता नहीं चला, लेकिन इसको अभी तक हम लोग एक करिश्मा ही मान सकते हैं। ये करिश्मा ही है जो ये अभी तक ऐसा का ऐसा 1600 साल से, ठीक है, और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो ये आयरन इंस्क्रिप्शन, तुगलक पागल तो थे ही, उठा लाए यहाँ पे, ठीक है, और उठा के लाके महरौली में इन्होंने इसको सेटल करा दिया। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली बोला जाता है कि इसके अंदर किंग चंद्रा के कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किसके बारे में? किंग चंद्रा, यही मेंशन किया गया है, आगे कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ किंग चंद्रा लिखा हुआ है। अब इससे हमने लॉजिक लगाया कि शायद चंद्रगुप्त सेकंड रहे होंगे। ठीक है, कौन रहे होंगे? चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि मेटलर्जी वगैरह का सब आइडिया लेके हमें एक डेट तो पता चल गई थी कि कम से कम 1600 साल पुराना है, इस डेट का ये इंस्क्रिप्शन है। इस समय चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो चुकी है, तो चंद्रा बचा कौन? चंद्रगुप्त सेकंड ही बचे, उसके बाद तो कोई चंद्र नहीं आया ना, तो चंद्रगुप्त सेकंड हमने इस बेसिस पे लॉजिक लगा लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने जैसे बताया इसके ऊपर पहले गरुड़ हुआ करता था, एक पक्षी हुआ करता था, वो उड़ गया जैसा तुम लोग कह रहे हो। ठीक है, तो वो उड़ गया, उड़ने का मतलब गिर गया, खराब हो गया, टूट गया। ठीक है, तो वो है नहीं अब फिलहाल इस तरीके का। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन की जो हाइट है बेसिकली कितनी है? 7 मीटर्स। ठीक है, 7 मीटर्स की हाइट है इसकी, और इसके बारे में बेसिकली बताया किसने था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति हैं जो सब कुछ बताते रहते हैं, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, जितने भी पिलर्स मिले, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहां कहीं ना कहीं ये जेम्स प्रिंसेप पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, और ये पहुंच के कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, है ना। तो ये जेम्स प्रिंसेप है बेसिकली। तो जेम्स प्रिंसेप ने इसके बारे में बताया, इसके बारे में हमको वहां से पता चला। 1600 साल पुराना, और बोला क्या जा रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान इसको बनाया गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बेटे किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जब यहाँ पर साम्राज्य करने आए तो कुछ लोगों ने बोला चंद्रगुप्त डायरेक्ट आ गया समुद्रगुप्त के बाद में, कुछ लोगों ने बोला नहीं, रामगुप्त आए थे। ठीक है, पहले रामगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त आए थे। क्या ही फर्क पड़ता है? हमको रामगुप्त तो पढ़ना नहीं है वैसे भी। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ना है। कोई भी आया हो पहले दूसरे में, कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जान लेते हैं और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका कार्यकाल रहा है बेसिकली 380 से लेकर 415 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड का एम्पायर बोला जाता है कि गुप्ता एम्पायर में अगर सबसे ज्यादा पीक पे ले जाने वाला इस एम्पायर को कोई था तो वो चंद्रगुप्त सेकंड था। ठीक है, इनको एक टाइटल क्या दिया जाता है? विक्रमादित्य की उपाधि इनको दी जाती है। जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये बेसिकली 380 से 415 ईस्वी तक इन्होंने जो भी साम्राज्य किया उसमें गुप्ता एम्पायर के प्रशासन को और राजव्यवस्था को और अच्छा करने की कोशिश करी। इन्होंने एम्पायर को और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करी, और साथ ही साथ ये सबसे प्रभावी शासकों में से एक शासक माने जाते हैं और अंतिम प्रभावी शासक भी माने जाते हैं, क्योंकि इनके बाद के सभी लोग कौन आए थे? बेकार तरीके के आए थे। ठीक है, मतलब कोई खास नहीं आए, बेकार तरीके के आए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो नेचर था पूरे रूल के दौरान, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हरण नहीं दिख रहा, लव मैरिज दिख रही है ना, प्यार मोहब्बत दिख रही है। तो डिप्लोमेसी में जीनियस था ये व्यक्ति। अगर हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, डिप्लोमेसी में जीनियस, मतलब वैवाहिक संबंध बना के इन्होंने पूरे साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरे वाले की बात करें तो कुंफू खेलते थे वो तो। ठीक है, तो कुंफू खेलने का मतलब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में ये सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो समुद्रगुप्त इसमें माहिर था। अब ये दादाजी हैं, ये पापा जी हैं, इन दोनों का मिश्रण किसी तीसरे में देखने को मिला, चंद्रगुप्त सेकंड। तो
तो ये तो कॉकटेल बन गया पूरा का पूरा दोनों का मिला के। और इन दोनों का दोनों का कॉकटेल मिल गया और कॉकटेल के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड पैदा हुआ। और चंद्रगुप्त सेकंड अब इन दोनों के ही व्यक्तित्व को मैच करेगा कहीं ना कहीं, थोड़ा ये भी रखेगा अपने अंदर और थोड़ा ये भी रखेगा अपने अंदर। तो इस वजह से इसको महान राजा बोला जाता है। और इसने जो जो कार्य किए वो सब देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मिलिट्री जीनियस भी बोलेंगे हम इसको, मिलिट्री में भी था, और दूसरा डिप्लोमेटिक जीनियस भी इसको बोला जाएगा। देखो हुआ क्या, चंद्रगुप्त सेकंड का जो कार्यकाल था वो काफी ज्यादा कह सकते हो आप कि समस्याओं से घिरा हुआ था। और इस समस्याओं का समाधान इसने करा कैसे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कुछ शासक थे जैसे शाकास। शाकास के अंदर रुद्रसिम्हा थर्ड जो थे वो यहाँ पर शासन किया करते थे। अभी इनको याद रखते हैं सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखने के लिए। और दूसरी वाकाटाकास के जो शासक थे, उन वाकाटाकास में यहाँ पर रुद्रसेन सेकंड शासन किया करते थे, ठीक है। तो ये दो शासक थे जो खतरा थे किसके लिए, गुप्ता एम्पायर के लिए। अब या तो चंद्रगुप्त सेकंड इनके ऊपर अटैक करके दोनों शासकों को हराए, और दूसरी चीज डिप्लोमेसी दिखाए कुछ। और डिप्लोमेसी क्या दिखाई, इसने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, ठीक है। क्या करा, बेटी को लेकर टंगा हुआ है ना, दिख रहा है ना। तो अपनी बेटी जो प्रभावती गुप्ता थी उसकी इन्होंने शादी किससे कर दी, किससे कर दी, वो कर दी यहाँ पे रुद्रसेन सेकंड के साथ में, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता जो है उसकी शादी किससे हो गई थी, वो हो गई थी रुद्रसेन सेकंड। तो ये समस्या तो सॉल्व हो गई। ये गलत है, ये गलत। तो नहीं, समझाने के लिए तो सही है, तुम लोग को याद तो रहेगा, कोई गिरा नीचे, ठीक है। तो गिर के कहाँ है, यहाँ पे आया, ठीक है। तो रुद्रसेन सेकंड वाकाटाकास के एक शासक थे, रुद्रसेन सेकंड। इनका विवाह किसके साथ में हुआ था, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री के साथ में हुआ। अब इन्होंने जो मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए इनके साथ में, इससे क्या हुआ, वाकाटाकास का शासन कहीं ना कहीं डायरेक्टली अच्छे रिलेशन के साथ में आ गया चंद्रगुप्त के साथ में। ये और ये दोनों एक हो गया। अब ये दोनों एक होके किसको हरा सकते थे, शाकास को हरा सकते थे, और यही किया इन्होंने, ठीक है। अच्छा खासा एक मिल गया मैट्रिमोनियल रिलेशन के तौर पर, एक संबंध अच्छे हो गए, सब कुछ मिल गया। उसके साथ दोनों लोग मिले और दोनों लोगों ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, शाकास के ऊपर, और शाकास को यहाँ से हरा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया के ऊपर में कंट्रोल किसका आ गया, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। मैंने बोला ना ये बंदा कॉकटेल था, युद्ध भी कर लेगा, मैट्रिमोनियल रिलेशन भी बना लेगा, और साम्राज्य को कैसे भी विस्तार करेगा। तो इन्होंने ये काम किया। अब हुआ क्या, इधर ये सब चल रहा था, एक चीज हो गई जो बुरी कह सकते हैं, इनको शाकाहारी के टाइटल के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को, क्योंकि इसने शाकास का पूरी तरीके से अंत किया था, तो इस वजह से शाकाहारी के तौर पर भी इनको जाना जाता है। देखो अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसके बाद इन्होंने शाकास के ऊपर विजय करवाने के बाद में क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया था, विक्रमादित्य, ठीक है। सन ऑफ प्रोवेस बोला जाता है विक्रमादित्य को, मतलब बेसिकली जो हर जगह विजयी हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का टाइटल कब दिया, शाकास को डिस्ट्रॉय करने के बाद में दिया, और उसके बाद देन क्या करवाया था इन्होंने, अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ के बाद में खुद को विक्रमादित्य बोला, और वेस्टर्न इंडिया इनके पूरे कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अब 3 शासक हो गए टोटल अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले, ठीक है। कौन कौन से, पुष्यमित्र शुंग, दूसरे स्कंदगुप्त, और तीसरे चंद्रगुप्त, ठीक है। देखो एक तरफ तो ये चल रहा था, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, पूरा का पूरा ये कंट्रोल हो चुका है। अब ट्रेड रूट खुल गया वेस्टर्न इलाके का पूरा इनके लिए, क्योंकि वेस्टर्न इलाका कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो वेस्टर्न इलाके के अंदर गुप्ता एम्पायर को क्या फायदा हुआ, वेस्टर्न का मालवा का पूरा इलाका इधर मिल गया, ठीक है। बात करी जाए अगर पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला, गुजरात का पूरा इलाका इन लोग को कैप्चर करने को मिल गया। और सबसे बड़ी चीज मिल गई सी पोर्ट्स, बंदरगाह मिल गए। और 3 बंदरगाह जो बड़े बड़े इनको मिले थे, उसमें बड़ोच नाम आता है, सुपारा नाम आता है, और कैम्बे नाम आता है। ये 3 बड़े बड़े बंदरगाह किसको मिल गए, चंद्रगुप्त सेकंड को, जो शायद अभी तक गुप्ता एम्पायर में किसी एम्परर को नहीं मिल पाए थे, वो किसको मिल गया, चंद्रगुप्त सेकंड। इससे देखो ट्रेड आगे बढ़ा, और ट्रेड आगे ऐसा बढ़ा कि इस समय में लगातार वेस्टर्न्स के साथ में जो पर्शियन थे, रोमन्स थे, सारे के सारे लोग थे, उनके साथ में एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। इन एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का।
यूपीएससी ने पूछा है कि विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट किया करते थे। उन एक्सपोर्ट्स में पहली चीज देख लो, कॉटन के कपड़े, जो बंगाल के हुआ करते थे, कॉटन के कपड़े। दूसरी चीज इंडिगो, कहां से? बिहार से। इंडिगो बिहार से। नील की खेती वगैरह जो होती थी, नील वगैरह, वो नील सब जाता था। सिल्क जाता था बनारस से। बनारस की साड़ी तो पॉपुलर ही है, सिल्क की जैसी भी होती है, उस हिसाब से सिल्क जाता था कहां? बनारस से। सेंट जाता था हिमालयस, हिमालयस की खुशबू से आप लोग मैच कर लो कि सेंट जाता होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे संदल और स्पाइसेस जाते थे साउथ से। मसालों के लिए साउथ ही पॉपुलर है, संदल वगैरह के लिए भी साउथ ही पॉपुलर है, तो संदल सब कहां जाता था? साउथ से। तो ये सब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया वेस्टर्न इलाके में, किसने? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसके एवज में इन्हें क्या मिला? रोमन एम्पायर ने इन्हें दोनों के सिक्कों से लाद दिया कि तुम जितना एक्सपोर्ट करोगे हम उतना सोने के सिक्के तुम्हें देंगे। इतना रोमन गोल्ड बन गया इनके पास में कि इसको बोला जाता है कि गुप्ता एम्पायर के अंदर ये पूरा का पूरा ग्रेट वेल्थ का टाइम था। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा या स्वर्ण साम्राज्य ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अब आपको समझ आ गया होगा कि गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण साम्राज्य क्यों बोला जाता है? इस कारण बोला जाता है। ये सारे एक्सपोर्ट्स हुए, उसके बदले में क्या मिला? सारा गोल्ड मिला, और गोल्ड की वजह से इन लोग को क्या बोला जाता है? स्वर्ण एम्पायर बोला जाता है, या स्वर्ण का पूरा जो प्रशासन हुआ इन्हीं समय। ये कुछ चीजें नोट करनी तो नोट कर लो, कुछ चीजें नोट करनी नोट कर लो। वैसे मैं सब दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा इसकी, ठीक है। और इस बार पीडीएफ पब्लिक के लिए नहीं दूंगा, जिसको जरूरत होगी मांग लेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपोर्ट्स हैं बेसिकली, और इन एक्सपोर्ट्स को किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा स्वर्ण युग बना। आगे देखिए, लिख रहे हो? सैंड के बाद में बस संडल और स्पाइसेस, और संडल और स्पाइसेस। देखो इधर तो ये सब चल रहा है सारा का सारा, ठीक है, लेकिन इधर क्या हुआ? एक टेस्ट भी बंद कर दो, फिर ये भी बंद हो जाएगा। तो क्यों बंद करो? आगे बढ़िए, आवाज आने तो क्या दिक्कत है? देखो क्या हुआ इसके बाद में, इधर तो ये साम्राज्य चल रहा है पूरा का पूरा। लाइटें बंद कर दो, ये अच्छा है। ये अभी फिर से बोले एक बंदा जाना और सब बंद करवा तो हाँ? नहीं बैठ, जब आवाज आएगी तब। तो देखो एक तरफ तो ये सब चल रहा है, साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, सारी चीज हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे? एक प्रॉब्लम हो गई प्रभावती गुप्ता के साथ। वो प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो राजा थे, कौन? रुद्रसेना सेकंड, उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे, ठीक है। अचानक कार्डियक अरेस्ट पड़ा होगा, औरतें बहुत परेशान करती, ठीक है, तो हार्ट अटैक आ गया होगा, हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मौत हो गई, ठीक है। तो मैं झूठ बोल देता हूँ, खुश थे बहुत, ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, ओवर हैप्पीनेस की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब तो ठीक है, इतना खुश थे कि उसकी वजह से अगर विवाह में तो ओवर हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकता। हाँ वही है। फिलहाल क्या हुआ? मर गया, ठीक, इतना याद रखो। तो रुद्रसेना सेकंड यहाँ पर मृत्यु हो गई। प्रभावती गुप्ता ने सोचा अब क्या करा जाए, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता ने ये साम्राज्य सीधा अपने हाथों में ले लिया, और इन्होंने अपने हाथों में एम्पायर लेने के बाद में कई सारे अभिलेख और इंस्क्रिप्शन लिखवाए, और उन इंस्क्रिप्शन में एक बात बार बार लिखी है कि मैं गुप्तास से लेने देने वाली हूँ। उनसे? गुप्तास से। हम लेने देने वाले वाकाटाकास से नहीं है। इन्होंने हर जगह क्या मेंशन करवाया कि हम गुप्तास से लेने देने वाले। अब ये बात बार बार इंस्क्रिप्शन में लिखवा रहे थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने भी बोला कि चलो फिर गुप्ता ही एम्पायर में आ जाओ ना सीधा, ठीक है। तो वाकाटाकास का पूरा साम्राज्य किसमें मिल गया? वो जाके गुप्ता एम्पायर में मिल गया, ठीक है। वैसे डायरेक्ट कंट्रोल में था तो, लेकिन फिर भी डायरेक्ट कंट्रोल में यहाँ से मिल गया। यहाँ पे ये रूल का समय लिखा हुआ 390 से 410 ईस्वी तक प्रभावती गुप्ता यहाँ पर रूल करती हैं इस साम्राज्य के ऊपर, ठीक है। देखिए उसके बाद में क्या हुआ कि वेस्टर्न इंडिया से तो ये भगा ही चुके थे,
शाकास, ठीक है। और इस वाले इलाके से ये वाकाटाकास को भी कंट्रोल कर लिया था। ऊपर एक एम्पायर था बैक्टीरिया रीजन के अंदर, बैक्टीरिया पढ़ाया था, इंडो बैक्टीरियन वगैरह पढ़ाया था मैं आपको। तो बैक्टीरिया का एम्पायर जो अफगानिस्तान के प्रोमिनेंट इलाकों में पड़ता है, उसके भी अलावा वहां पर एक शासक हुआ करते थे कुषाण। कुषाण तो वहीं से आए थे, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, कुषाण एम्पायर वहां पे भी रहा करता था। तो वो एम्पायर के ऊपर जाके चंद्रगुप्त अटैक करते हैं, ठीक है। कुषाण के ऊपर बैक्टीरिया में जाके अटैक कर दिया। ये भारत का तो पूरा का पूरा इलाका यहाँ तक का तो लगभग इनके कंट्रोल में अब आ ही गया। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया पे भी अटैक कर दिया, और बैक्टीरिया पे अटैक करके किसको हरा दिया, कुषाणास को हरा दिया। तो कुषाणों को हराने वाले भी कौन हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, ठीक है। तो अब इनके हाथ में जो जो रीजन्स आ गए थे इनके साम्राज्य के दौरान, उन रीजन्स को यहाँ पे देख लीजिए। ईस्ट में पूरा ईस्टर्न बंगाल, साउथ में बात करें तो नर्मदा की घाटी तक पूरा का पूरा इलाका इनका हो गया, ठीक है। वेस्ट में बात करें तो वेस्टर्न मालवा हो गया, काठियावाड़ या गुजरात, ये पूरा इलाका इनके समय का है। और अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें तो ये किसका है, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इलाका बैक्टीरिया का भी इनके कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये सब किसके कंट्रोल में आ चुका है, चंद्रगुप्त सेकंड के। इसलिए इनको विक्रमादित्य और इतना महान शासक के तौर पे हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के अंदर वही मैंने बताया, 9 रत्न भी थे, और इन 9 रत्नों के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या नाम है, उन सारे नामों को जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। जैसे अकबर के दौरान 9 रत्नों को पढ़ते हैं, वैसे ये भी है। इन रत्नों में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे हम लोग बात करें अगर वहीर-मीर की सबसे पहले, तो ये एस्ट्रोलॉजर था। ये कौन था, एस्ट्रोलॉजर था। वहीर-मीर की बात करें तो कौन था, एस्ट्रोलॉजर था। इन्हीं के साथ में एक और कहान बनाकर थे, वो भी कौन थे, एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। ये भी एस्ट्रोलॉजर है। उसके बाद बात की जाए तो कालिदास इन्हीं के समय में रहे हैं, और कालिदास को आप लोग जानते हो पोएट के फॉर्म में, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब भी जानते हो, मेघदूतम। मेघदूतम किसके समय काल में लिखी गई, चंद्रगुप्त सेकंड। ये बात भी यहाँ से पता चल गई, ठीक है, कि चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान एक पुस्तक लिखी गई जिसका क्या नाम था, मेघदूतम। किसने लिखी, कालिदास ने। इन्हीं के समय में एक अमर सिंह थे। अमर सिंह एक संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे और पोएट थे, मतलब बेसिकली लेक्सिकोग्राफर बेसिकली उसको बोला जाता है जो डिक्शनरी लिखता है, ठीक है। जिसको डिक्शनरी लिखने का ज्ञान हो, जो डिक्शनरी वर्ड मीनिंग्स लिखता है, उसको बोला जाता है। तो ये क्या करते थे, संस्कृत की वोकैबुलरी वगैरह जानते थे अच्छे से। तो इन्होंने यहाँ पर एक किताब लिखी थी जिसका क्या नाम था, अमरकोशा, ठीक है। अमरकोशा लिखने वाले कौन है, अमर सिंह। नाम से मैच हो रहा है, अमर सिंह अमरकोशा को लिखे होंगे। कालिदास किसको लिखे होंगे, मेघदूतम को लिखे होंगे। सनकु इनके समय में थे, आर्किटेक्ट थे, ठीक है, आर्किटेक्ट हुआ करते थे, निर्माण करने वाले व्यक्ति थे। हरिसेन अगेन फिर पोएट। हरिसेन कौन है, इन्होंने वो इंस्क्रिप्शन के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से जो 5 कॉन्क्वेस्ट लिखवाए हैं, वो है हरिसेन, हाँ, ठीक है। धन्वंतरी बहुत पॉपुलर फिजिशियन है इनके समय के। मैं अभी बात ही कर रहा था कि डॉक्टर्स, फिजिशियन सब इनके समय में होते थे। तो धन्वंतरी बहुत पॉपुलर फिजिशियन है इनके समय, ठीक है। हाँ, हरिसेन बच गया था, 2 मर गए, स्कंदगुप्त मर गया, रामगुप्त मर गया। हाँ, हरिसेन अभी भी बूढ़े हो चुके थे इस समय, बहुत बूढ़े, ठीक है। विशाखादत्त भी समय के पोएट हैं, और इन्होंने मुद्र राक्षसा को लिखा, ठीक है। विशाखादत्त ने क्या लिखा था, मुद्र राक्षस। मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुद्र राक्षस लिखने वाले कौन है, विशाखादत्त, ठीक है। और उसके बाद में कौन है, शूद्राका, ठीक है। शूद्राका को जाना जाता है। मिर्चा चरित्र क्या लिखा है, मिर्च कटिका, हाँ सॉरी, मिर्च कटिका बोला जाता है इसको। तो ये मिर्च कटिका लिखने वाले एक राइटर हैं जिनका नाम क्या है, शूद्राका। तो ये टोटल 9 इनके दरबार के रत्न हैं, 9 रत्न जिनको बोला जाता है। इनके ये रोल हैं। आप लोग इसको 3 से 4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 तो आपको वैसे भी पता होंगे। इससे रिलेटेड कुछ नोट इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो कर लो, ठीक है, कर लो यार, कर लो, तो सांस ले लो। हाँ, देखा नहीं तुमने,
गंदगी आगे से माधवी है, मारनी तो उसका प्राण ही था ना, गंदगी बच गई। करना की अच्छी बात है यार। वो देवी में नहीं है ना, वो देवी मतलब चरण कहाँ कहाँ जाओगे तो हैं? ठीक है, लिख लिया। उसके बाद देखो बड़ी अच्छी सी इमेज है। इस इमेज के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति चला आ रहा है चाइना से। कौन है? चीनी यात्री फायान। ठीक है, चीनी यात्री फायान है, ये चाइना से चले आ रहे हैं। पहले अभी आज के समय में आपने देखा होगा एक मिस्टर बीस्ट है यूट्यूबर, सुना है उसके बारे में? अरे तुम लोग मिस्टर बीस्ट को नहीं सुना? सुना? ठीक है, मिस्टर बीस्ट क्या करता है, ब्लॉग बनाता है। और ब्लॉग कैसे बनाता है, वो दुनिया भर में घूमता है और घूमने के बाद में वहाँ की जो भी संस्कृति है, वहाँ का जो भी कल्चर है, वहाँ का रिलीजन, जो भी चीजें होती हैं XYZ, उन सबको ब्लॉग बना के यूट्यूब पे अपलोड किया करता है। सबसे बड़ा यूट्यूबर है दुनिया का, सबसे बड़ा बोला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है। ठीक है, मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं उसको। ठीक, वो यूट्यूबर यही काम करता है। ये उस समय के ब्लॉगर थे। ठीक है, कौन? भारत। ठीक है, ये भी ब्लॉगिंग करने निकले थे भारत के अंदर। ठीक है, ब्लॉगिंग करने के लिए जब ये यहाँ से निकले तो निकलने के बाद में इन्होंने भी क्या करा, यही कार्य किया। इन्होंने बोला भारत जाऊंगा, भारत जाने के बाद वहाँ के कल्चर, राजनीति, वहाँ का रिलीजन, इन सब के बारे में देखूंगा और उसको यूट्यूब की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब था नहीं, अपलोड कर नहीं सकते तो इन्होंने क्या करा, किताबों में लिखा और वो किताबों का संग्रहण पूरा का पूरा आज देखने को मिलता है स्टोरीज के फॉर्म में। तो जिसके पास में जो सुविधा थी उस समय में उस सुविधा के अनुसार वो कार्य किया करते थे। तो ये निकले फिलहाल चाइना से। चाइना से निकलने के बाद ये सबसे पहले पहुंचे भूटान। ठीक है, भूटान जो बेसिकली चाइना का ही प्रोमिनेंट रीजन है, वहां पहुंचे। इनका मकसद था भारत आना और भारत आने के लिए ये जिन जिन जगहों को विजिट किए वो जगहें यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, इन मेंशनिंग जगहों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है वो जगह में एक पाटलिपुत्र है, एक सारनाथ है, एक बोधगया और एक कपिलवस्तु। ये चार वो जगहें हैं जो प्रोमिनेंट जगहें हैं जिसके बारे में ये लिखते हैं, वर्णन करते हैं और उनके बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। तो ये यहाँ से निकले, यहाँ से निकलने के बाद इन तमाम इलाकों के अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद बोला जाता है 399 AD के अंदर ये निकले थे और अप्रॉक्स कब गए, 414 AD के अंदर ये चाइना वापस चले गए। लेकिन इन सब के बीच में इन्होंने लगभग 10 साल कहाँ गुजारे, भारत के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से आने के बाद में फिर अंडमान निकोबार चले गए और अंडमान निकोबार से फिर ये सीधा इसी रूट से होते हुए चाइना वापस चले गए। तो टोटल ट्रेवल का टाइम इनका दिया गया है वो कब से कब तक है, 99 से 414। लेकिन भारत में कितना रुके, 10 साल। और 10 साल के अंदर भी ये 6 साल गुप्ता एम्पायर के अंडर में है। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर इस समय में एक शासक थे, कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान ये रहे थे। तो अब इससे क्या पता चलता कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा जब ये चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आए। लेकिन इस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त के बारे में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, कुछ नहीं, एक वर्ड नहीं लिखे गए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। आप कुछ भी कह लो इसको, ठीक है, क्यों नहीं लिखा, क्या हुआ, मन नहीं हुआ लिखने का या किस वजह से नहीं लिखा, इन्होंने फिलहाल नहीं लिखा। तो फाहियान ने लिखा क्या, फाहियान बोल के क्या किया गया, फाहियान ने बेसिकली 3 बातें करी और 3 बातें सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ और इकोनॉमिक कंडीशन बताती है वहां की। अगर रिलीजियस लाइफ की बात करें तो इनका इंटरेस्ट था बुद्धिज्म में। ये भारत के अंदर आके पूरा बुद्धिज्म को अडॉप्ट किए थे और ये बहुत पूरे के पूरे कह सकते हो आप कल्चर के अंदर ही पनप रहे थे, बड़े हो रहे थे और इन्होंने बौद्ध कल्चर को ही अपनाया हुआ था। तो ये भारत के अंदर भी तलाश किसकी करने आए थे, बुद्धिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो मेजर टारगेट था वो क्या था, रिलीजन था। तो ये रिलीजन को यहाँ पर टारगेट कर दिया। तो इन्होंने रिलीजियस लाइफ वहां के देखी तो इनको दिखा कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके में बुद्धिज्म बहुत अच्छा जा रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो गैंगटिक वैली है इसको लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म बोला गया, ब्राह्मणों का लैंड बोला गया यहाँ पर इनके द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म कौन सा था अकॉर्डिंग टू कौन, फाहियान।
फाहियान के अकॉर्डिंग कौन सा लैंड जो है ब्राह्मणिज्म का कहलाता, कौन सा गैंगेटिक वैली जो थी पूरी की पूरी गंगा की जो घाटी है, ये सब क्या थी, ब्राह्मणों का लैंड था फाहियान के अकॉर्डिंग। तो ये तो इन्होंने रिलीजियस लाइफ के बारे में वहां पर बात की है, ठीक है। इसके बाद में अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करी जाए कि वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो इन्होंने बोला कि मगध जो था पूरी तरीके से कई सारी सिटीज से भरा हुआ था और मगध काफी रिच कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मगध में अच्छे लोग रहते थे, अमीर तबके के लोग रहते थे, अच्छा कॉन्टिनेंट था वहां पे। एक जगह की बात करिए इन्होंने जिसको बोला जाता है ताम्रलिप्ति, ठीक है। ताम्रलिप्ति एक वो जगह है जो बंगाल के अंदर पड़ती है और इन्होंने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन था जहां से पूरा का पूरा व्यापार हुआ करता था इस दौरान, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी, मगध का जिक्र किया और एक बंगाल में ताम्रलिप्ति का जिक्र इन्होंने किया। तो ये दो जगहों का जिक्र किसने किया, वो किया है इन्होंने। ये तो चलो अच्छी बातें हो गई। एक इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में, और वो सोशल लाइफ यहाँ पे लोग सामाजिक तरीके के लोग कैसे रहते थे उसके काफी वर्णन किए। उसके अंदर इन्होंने एक कम्युनिटी लिखी है जिसका नाम था चंडाल, ठीक है। चंडाल एक कम्युनिटी थी, इनके अकॉर्डिंग बोले चंडालाज रहते थे कुछ भारत के अंदर, चंडाल जिनको बोला जाता है। और वो चंडाल जो रहते थे वो शहर के कुछ, जैसे ये शहर है और इस शहर के कुछ बाहरी इलाकों में रहा करते थे। ये करते क्या थे, चंडाल पॉपुलर इसलिए थे कि इनको जो भी मांस मिलता था, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, या फिर पशु पक्षियों का किसी का भी हो, ये सब का मांस खा जाते थे, ठीक है। तो ये वो कम्युनिटी थी जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट मांस के ऊपर रहा करती थी, प्योर नॉन वेज, ठीक है। वैसे से कोई मतलब नहीं था, तो इनको जो मिलता था उसको मार के खा जाता, ठीक। लेकिन ये सारे के सारे लोग शहर के बाहर बसा करते थे, इन्हें शहर के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन जब इनको एंट्री करना होता था, मार्केट से कुछ सामान भी तो खरीदना है, मसाले वसाले कैसे बनाएंगे मांस वाले, ठीक है। तो मार्केट में भी तो आएंगे शहरों के, तो शहर के मार्केट में आने से पहले एक परंपरा थी। वो परंपरा क्या थी कि ये जैसे यहाँ एंटर करने वाले होंगे, यहाँ पे एक पेड़ होगा, उस पेड़ को ये काटेंगे, पेड़ गिरेगा, पूरे गांव को पता चल जाएगा पेड़ गिर गया है, अब ये लोग भारत वो एरिया के अंदर एंट्री करने वाले। तो ये परंपरा होती थी। तो सारे लोग खाली कर देते थे गांव को, निकल जाते थे, सब अपने अपने घरों में छुप जाते थे। कोई उस समय बाहर नहीं आता था कि चंडालाज आ रहे हैं। वो पिक्चरें देखी ना पुरानी वाली, डाकू आ रहे तो सब अपने घरों में चले गए, ठीक है। तो वैसा वाला होता था। तो ये कहानी लिख के गए हैं फाहियान, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, किसने लिखी है, फाहियान। बोले चंडाला का एक ग्रुप या चंडालाज रहते थे जो गांव के बाहर के इलाकों में रहते थे, वो सिर्फ मांस पे डिपेंडेंट रहते थे और वो मांस जो था उसको बनाने के लिए कुछ मसाले या कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग के लिए मार्केट जाते थे। और जैसे ही मार्केट आने वाले होते थे, इन्हें दर्शाना पड़ता था कि हम एक पेड़ काट रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि अब ये लोग मार्केट जाने वाले। तो पेड़ कट के गिरता था, तुरंत पूरे गांव में अफवाह फैल जाती थी अब चंडालाज आ रहे हैं। और चंडालाज आते थे, एंटर करते थे और एंटर करने के बाद में अपना सामान खरीद के वापस चले जाते। किसी से लेते थे उनके अपने आप उठा के चले गए। हाँ, जिन दुकानों से लेते तो उनको थोड़ी खा जाएंगे, उन्हें तो छोड़ ही देते थे ना, ठीक है। फिर वापस दोबारा भी तो आना है खरीदने, उन्हीं ने तो खरीदना है, तो वो दुकानदार तो रहते थे, ठीक है। गांव पूरा खाली होने का मतलब पब्लिक खाली होना है नहीं। वही तो इन्होंने ये जो परंपरा की बात की है, वो परंपरा ये है कि देखो चंडालाज भी भारत के अंदर रहा करते थे, एक ऐसी कम्युनिटी उसके अंदर भी डिसिप्लिन था। ये बात को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो इन सब पे डिपेंडेंट रहने के बाद में भी डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी थी। तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने वहां की सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है। तो फाहियान ऐसी तमाम चीजें यहाँ पर बोल के गए जिसके बारे में ये सब वर्णन है। बेसिकली इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इनका कहना है कि यहाँ की लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस थी, धनी लाइफ थी, अच्छी लाइफ थी यहाँ पे, और लोग यहाँ पर रिच थे और गोल्डन एज इसको बोला जा सकता है। इनके अनुसार यहाँ गुप्ता एम्पायर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे वो सारे लोग खुश थे, और खुश रहने का मतलब धनी भी थे, उनके पास में खेती भी थी, उनके पास पैसा भी था और उनका जीवन भी अच्छा और सामान्य चला करता था। तो लोग भी खुश थे, ऐसे एम्पायर को हम लोग अच्छा एम्पायर ही बोलेंगे, ठीक है। मेंशन क्या नहीं किया इन्होंने, वही बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात भी नहीं की है इन्होंने, और आए किनके समय थे, इन्हीं के समय आए, ठीक है। फिर भी इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की। और दूसरी चीज नालंदा के बारे में इन्होंने बात नहीं की, ठीक है। नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय उस समय, और उसकी भी चर्चा इनके द्वारा नहीं। इन्होंने तक्षशिला की बात करी लेकिन नालंदा की बात नहीं करी, ठीक है। तो नालंदा की बात क्यों नहीं करी, क्या कारण था नालंदा की बात ना करने का, उसका कारण देखो पता चल जाएगा अब, ठीक। ये कौन है, कुमारगुप्त।
चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में शासन करते कौन है? कुमार। 415 से लेकर 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। कार्तिकेय को ये बेसिकली माना करते थे, ठीक है, और इनका सिंबल क्या था? मोर, ठीक है। तो मोर बेसिकली सिंबल हुआ करता था, कार्तिकेय का भी सिंबल मोर ही, ठीक है। तो उससे ये बात पता चलती है कार्तिकेय के बहुत बड़े उपासक थे। तो इस बात से कुमारगुप्त को जाना जाता है। बाकी कुमारगुप्त के समय में अगर देखा जाए एक साम्राज्य जैसा पहले था, कुमारगुप्त के भी समय में पूरा का पूरा एम्पायर वैसा ही रहा। मतलब ये एम्पायर इंटेक्ट हो गया। इंटेक्ट का मतलब बेसिकली इतने में ही रहा और इससे ज्यादा ना फैला और ना कम हुआ। तो मतलब सीमित हो गया था एम्पायर, ना ज्यादा फैल रहा था और ना ज्यादा कम हो रहा था, ठीक है। तो इस एम्पायर को बेसिकली इतने एरिया में संकुचित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक कैरेक्टर देखने को मिलता है हूणों का, ठीक है। हूण के बारे में जानते हैं आप लोग, हूण, ठीक है। हूण में 2 कैरेक्टर दिख रहे होंगे आपको, कौन है? कौन है? शक्ल से पहचानो, पहचान तो लोगे कौन है? कौन है? त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी कौन बोल रहा है? मैं यहाँ सिर्फ त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ। गुणों का जो रोल है पूरा का पूरा, वो देखो किस तरीके से है, ठीक। गुणों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये सेंट्रल एशिया के अंदर मतलब हिंद कुश माउंटेन के भी प्रोमिनेंट रीजन के पीछे रहने वाले लोग थे, ठीक है। वो थे हूण। हूणों ने भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, किसके समय में? कुमारगुप्त के समय में। लेकिन मैंने बोला ये एम्पायर तो ऐसा ही रहा जैसा इंटेक्ट की अगर हम लोग बात करें कि एम्पायर को ना तो कोई छू पाया और ना ये एम्पायर आगे बढ़ा, तो ये इतना ही पूरी तरीके से संकुचित होकर रह गया था। तो इन्होंने अटेम्प्ट तो बहुत किए इस समय अटैक करने के, लेकिन ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर आगे हुआ क्या? कुमारगुप्त के समय में देखो आगे हुआ ये कि इन 415 से लेकर 55 में जो 40 साल है, इन 40 सालों में बहुत सारी चीजें जो इनसे रिलेटेड देखने को मिली कुमारगुप्त में, उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस पॉपुलर हुए कि इनके द्वारा कुछ इंस्क्रिप्शंस को लिखाया गया और वो इंस्क्रिप्शन इस नाम के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर इनके पूरे के पूरे कार्यकाल को समेटा जाए, एक शब्द में निकाला जाए, तो ये कार्यकाल था कला एवं संस्कृति का। कौन सा था? कला एवं संस्कृति का। ना साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, ना साम्राज्य कम हो रहा है, वॉर के अंदर इन्हें कोई लेना देना नहीं है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से लेना देना है, और पूरे एम्पायर में क्या कर रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये 4 टोटल क्या है? इनके समय के अभिलेख है, शिलालेख कह लो जिसको, और ये चारों के चारों इनके समय में लिखे गए। इसको याद कर लेना, उदयगिरी, मथुरा और गाधवा वाला, और ये वाला कौन सा है? कर्मदंड वाला, ठीक है। तो ये 4 इंस्क्रिप्शन है, ये चारों इंस्क्रिप्शन किसके समय में लिखे गए? कुमारगुप्त के समय में लिखे गए। ये 4 इंस्क्रिप्शन इसके समय में पॉपुलर है। तो पूरा का पूरा एज जो इनकी रही है वो इस समय की रही है, ठीक है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रही, और डेवलपमेंट किसका हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी का इस समय डेवलपमेंट हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 415 में तो ये आए थे, इसके बाद ही इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया होगा। अब चलो पीछे, एक चीज मैंने बताई थी अभी आपको, ये बताया 399 से 414 तक कौन आया था? फाहियान आया था। और एक अपने अभी स्टेटमेंट और पढ़ा था कि फाहियान ने क्या करा है? नालंदा के बारे में बात नहीं की। बात कैसे करता है? जब 415 के बाद ही यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? नालंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। लोग लगातार क्वेश्चन पूछते हैं कि नालंदा के बारे में फाहियान क्यों बात करके नहीं गया? इतनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन फाहियान के दौरान तो यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं। आगे हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सिटी किसके दौरान बनी है? कुमारगुप्त। और कब बनी होगी? 415 के बाद ही बनी होगी। तो इस समय में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो आर्ट एंड कल्चर का दौर रहा है, दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन इस समय में हुआ। तीसरी बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को इन्होंने यहाँ पर पब्लिश कराया, जो काफी मात्रा में देखे गए। और तीसरी अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ इसके अंदर कराया गया, ठीक है। तो अब इसके इस वाले अश्वमेध में तुम्हें घोड़ा मरा हुआ दिख रहा होगा, लेटर कब तक यज्ञ करेगा? घोड़ा मर के गिर गया, ठीक है, बहुत देर हो गई खड़े खड़े, अब आराम कर रहा था, ठीक। तो अश्वमेध यज्ञ भी हुआ, इस समय ध्यान रखिएगा इनके समय का। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है, गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स आए वो भी पता है। सब में इंपॉर्टेंट क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, धाड़ धाड़ फैक्ट, ठीक है, पूरे पूछता है। अब वो कैसे पूछता है देख लो।
नालंदा का मतलब क्या है? गिवर ऑफ नॉलेज, नॉलेज देने वाले, ठीक है? क्या बोलते हैं? नालंदा। अरे बस बस बस, नालंदा का मतलब गिवर ऑफ नॉलेज, ठीक है? नॉलेज देने वाला। उसके बाद में ये जो यूनिवर्सिटी बनी, इस यूनिवर्सिटी को महायान यूनिवर्सिटी बोला जाता था, मतलब बुद्धिज्म के उस सेक्ट की यूनिवर्सिटी बोला जाता था जो मूर्ति पूजक थे, ठीक है? और इस यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा यूज होती थी, ठीक? कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और जो रिलीजियस सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, वो जो रिलीजियस सब्जेक्ट थे उसमें महायान भी पढ़ाते थे, हीनयान भी पढ़ाते थे, सांख्य दर्शन पढ़ाया था मैंने आपको, सांख्य दर्शन कपिल वाला, ठीक है? सांख्य दर्शन की बात हुई थी, और वेदास, योगा, इन सबका मिश्रण था इस यूनिवर्सिटी में, ये सब पढ़ाया जाता था। और अगर बात करी जाए जनरल सब्जेक्ट्स में, तो लॉजिक पढ़ाते थे, ठीक है? लॉजिक क्या होता है? बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की बात होती थी, ग्रामर पढ़ाते थे इस समय, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी और मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस समय में पढ़ाए जाते थे। एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, मोर डिस्कशंस देन लेक्चर्स, मतलब लोग लेक्चर्स जो थे या डिलीवरेंस जो करते थे उसके अंदर भाषण नहीं देते थे, डिस्कस करते थे। और यही बात मैं आप लोग से बार-बार क्लास में कहता हूँ, आगे डिस्कशन से एक क्लास अच्छा होता है। और इस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते थे, आपको पता है पूरी दुनिया में उनके नाम हुए, है ना? कौन कौन लोग बने हैं आके यहाँ पर। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक वैसी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर प्रॉपर डिस्कशंस होते थे, लेक्चर्स देकर टीचर चला गया ये सब होता ही नहीं था। और इसके अंदर होता क्या था? एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम, टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता था उसको। एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, 3000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें पढ़ते थे, 3000 से ज्यादा, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया और अदर ईस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज के भी लोग यहाँ आते थे जो यहाँ पे पढ़ते थे। जिनके एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम से हो जाते थे उनको वहां पे बोर्डिंग, लॉजिंग और एजुकेशन सब फ्री मिलता था, ठीक है? मतलब जैसे आप अभ्युदय में आए, ठीक है? एंट्रेंस नहीं दिया तो लोग तो वो अलग बात है, लेकिन दिया, अच्छा जिन लोगों ने दिया अच्छी बात है। तो जो लोग एंट्रेंस देके, ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे एंट्रेंस देके आप एग्जाम की तैयारी करने जाते हो। तो एंट्रेंस देके जब एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग जाते हो तो वहां क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बोर्डिंग, लॉजिक और एजुकेशन सब फ्री देते हैं। तो नालंदा वाले यही कहते थे, आप हमारा एंट्रेंस निकालो, हम आपको रहना भी देंगे, खाना भी देंगे, पढ़ाई भी देंगे, सब देंगे। लेकिन इन सारी चीजों का खर्चा नालंदा कैसे उठाता था? इन सारी चीजों का खर्चा नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग कैसे उठाते थे? वो उठाते थे 100 से 200 विलेजेस किसको चंदा देते थे? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को। बुद्धिस्ट लोगों को चंदा आता था बहुत सारा, और वो बुद्धिस्ट लोग इस पूरी यूनिवर्सिटी को चलाया करते थे। अब ये 100 से 200 गांव चंदा ही क्यों देंगे? क्या कारण होगा? क्यों देंगे चंदा? नालंदा को चंदा नहीं, यूनिवर्सिटी को चंदा नहीं, क्यों देंगे? वो चंदा नहीं होता था, बेसिकली कर होता था, टैक्स होता था। लेकिन टैक्स लोग यूनिवर्सिटी के लिए क्यों देंगे? उसके पीछे कारण ये था कि कुमार गुप्त ने बोला था कि इन 100-200 गांवों का टैक्स मेरे पास मत नहीं आना चाहिए, मुझे मत दो। लेकिन इसकी वजह से क्या करो, नालंदा के ऊपर जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो कुमार गुप्त की सोच देखिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है वो व्यक्ति। और इनके बाद आए हुए जो शासक थे जैसे हर्षवर्धन या पालास, तो इन शासकों ने भी क्या करा, आगे चल के नालंदा को ऐसे ही संरक्षण दिया और इन गांवों से लगातार चंदे आते रहे और उससे नालंदा यूनिवर्सिटी चलती है, ठीक है? तो ये नालंदा हाँ उसके बाद ही आया, ठीक है? तो ये गुप्तोत्तर काल की बात की ही पालास और हर्षवर्धन। तो ये यूनिवर्सिटी देखिए कैसे चली प्रॉपर तरीके से, जिसके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी चल भी रही है और दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी। इसके अंदर विदेश से लोग पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ एडमिशंस लेते थे और जो शिक्षा लेके जाते थे उसका उपयोग पूरे विश्व में करते थे। आज के समय में हम लोग कैम्ब्रिज जाते हैं, ठीक है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं, वहां के एंट्रेंसेस देते हैं, ठीक है? वो सबका रोल प्ले करती थी ये यूनिवर्सिटीज। तो आज के समय में भी हमें फिर से ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है जो नालंदा, विक्रमशिला या फिर तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी, जिनका नाम और सम्मान पूरी दुनिया में था और लोग यहाँ से पढ़ के विदेशों में भी भारतीयों का नाम रोशन किया करते थे। ऐसी यूनिवर्सिटीज की आज के को जरूरत है, ठीक है? यहाँ पे जो प्रोफेसर या पंडिताज थे उनके कुछ पॉपुलर नेम दिए गए हैं कि ये लोग वहां पर थे। ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है, इस वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पर। जैसे एक नाम है धर्मपाल, ठीक है? और एक का नाम है सीलभद्र, एक का नाम है स्त्रीमती और एक है दिंगा, ठीक है? तो ये बेसिकली वो पॉपुलर प्रोफेसर्स हैं, या इनको समय क्या बोला जाता था, पंडितास बोला जाता था, और ये वहां नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा करते थे। तो ये है सब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में आप लोग को
जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में पता है इनके जितने भी सक्सेसर आए वो सारे के सारे वीक सक्सेसर थे कुमारगुप्त के बाद में, मतलब वो इसके बाद में साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए और साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, ये 455 से लेकर 550 तक बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश आते रहे, राजा आते रहे और वो लोग इस साम्राज्य को आगे नहीं चला पाए। कारण भी जानना जरूरी है कि गुप्ता एम्पायर पूरी तरीके से समाप्त कैसे हो गया। 3 बड़े कारण, एक हूणों का इन्वेजन, हूण भारत में आए, हूणों के इन्वेजन, क्योंकि वीक सक्सेसर थे इनके, इस वजह से ये सक्सेसर सब हूणों के सामने नहीं टिक पाए। ठीक, दूसरा वीक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो था वो काफी वीक था। तीसरी बात, इनके जो लैंड ग्रांट्स थे, ये जो लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, भूमि को अनुदान में दे दिया करते थे पूरी तरीके से, वो एक कारण बना जिसकी वजह से ये सब चीजें हो गई। इसमें अगर लैंड ग्रांट्स की बात करें तो लैंड ग्रांट्स को आप लोग ऐसे समझ लो कि हमने बात की थी, इन्होंने शाकास को भी कंट्रोल किया, वाकाटाकास को भी कंट्रोल किया, लेकिन क्या उनके शासकों को हटा के अपने शासक नियुक्त किए? नहीं किए। तो क्या करा इन्होंने, तो भूमि उन्हें अनुदान में दे दी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग बाद में फिर उठे और उठने के बाद में फिर क्या करा, फिर कंट्रोल कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स में मात खा गए। दूसरी चीज वीक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने में ये लोग उतने ज्यादा प्रभावी नहीं दिखते। इनके समय में आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छा हुआ, इनके समय में कह सकते हो आप लोग की सारे के सारे स्कल्पचर, यूनिवर्सिटीज, हर एक चीज का निर्माण हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो लेटर रूलर्स थे वो संभाल नहीं पाए, प्रशासन अच्छा नहीं रहा। और तीसरी बात है हूणों का इन्वेजन। तो हूणों ने जो इन्वेड किया, जिसकी अभी बात कर रहे थे ना हम लोग, मुन्ना भैया दिखे थे आप लोग, ठीक है, तो ये हूणों ने इन्वेजन जो किया था वो हूणों का इन्वेजन किस तरीके का था। ठीक है, स्कंदगुप्त की बात करी जाए 455 से, इसके बाद में कुमारगुप्त के बाद कौन आए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने फिर अटैक किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने क्या करा, फिर बचा लिया इनको। ठीक है, पूरे के पूरे गुप्ता एम्पायर को। लेकिन कब तक बचोगे, ठीक है, कब तक बचोगे? आगे चल के जब सक्सेसर्स आपके डाउन आएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ से। ठीक है, ये वीक सक्सेसर 467 से शुरू हुए और कहां तक, 550 से। इन सक्सेसर्स में ये सारे नाम हैं, लेकिन आप याद रखिएगा गुप्ता एम्पायर के अंतिम शासक का नाम था विष्णुगुप्त, जो 550 में जिनकी मृत्यु हो जाती है और गुप्ता एम्पायर पूरा समाप्त हो जाता है। लेकिन गुप्ता एम्पायर समाप्त होते होते भारत के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है, वो चेंज आता है हूणों का आगमन। हूणों में एक राजा है जिनका नाम क्या है, तोरमन। ठीक है, तोरमन एक राजा थे यहाँ पर। ठीक है, और तोरमन ने क्या करा, यहाँ पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद में ये जितना आपको ब्लैक रीजन दिख रहा है, इस सारे ब्लैक रीजन के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया। तोरमन ने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद में एरन वो जगह पड़ती है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये कहां तक घुसाए थे, एरन तक घुसाए थे। और एरन के अंदर इन्होंने क्या करा, एक इनकारनेशन किया था वराह का। ठीक है, और जिसको बेसिकली किससे रिलेटेड माना जाता है, विष्णु से रिलेटेड माना जाता है, जो एरन के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा इनकारनेशन या यहाँ पर इन्होंने ये बनवाया था, किसके द्वारा, तोरमन के द्वारा इसको बनवाया गया। तो तोरमन ने भारत के अंदर हूणों के साम्राज्य का विस्तार किया, हूणों के साम्राज्य को इसने आके भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया, और ये पूरा का पूरा जो ब्लैक रीजन है वो किससे रिलेटेड है, इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तोरमन के बाद में उनके सामने कौन है, मुन्ना भैया। ठीक है, मुन्ना भैया, उसके बाद त्रिपाठी के बेटे तो मुन्ना भैया थे ना। ठीक है, तो उसके बाद में इनका क्या नाम था, मिहिरपुर। ठीक है, मिहिरपुर, मिहिर कलवा नहीं है, मिहिरपुर। तो तोरमन के बाद में उनके बेटे आए मिहिरकुल। मिहिरकुल का शासन काल देखिए जाना जाता है वैसे 535 ईस्वी तक, लेकिन कहीं कहीं सोर्सेज में लिखा है 515 के बाद डायरेक्ट ये आ गए थे, कहीं कहीं लिखा नहीं 528 में आए थे। तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, फिलहाल ये मानिएगा कि तोरमन के बाद में कौन आए थे, मिहिरकुल आए थे। ठीक है, तो तोरमन और मिहिरकुल ये दोनों यहाँ भारत के अंदर आए, और भारत के अंदर आकर इन्होंने क्या करा, साम्राज्य के विस्तार को करना शुरू कर दिया। तोरमन काफी निर्दयी माना जाता, देखा है आपने? जी सर। तो आपने उसमें पिक्चर में भी देख लिया होगा, मुन्ना भाई को माना कैसे गया। ठीक है, वो इसी तरीके का माना गया। तो ये काफी ज्यादा निर्दयी के तौर पर जाना गया। इसने जो भी कार्य किए यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव कार्य थे, और वो एक्सप्लॉयटेटिव कार्यों की बात जो है हम लोग इस फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, मुन्ना भैया गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, सामने कोई भी आए लपेट दो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो थे, हाँ, तो जो भी थे इन्होंने इस तरीके की चीजें भारत के अंदर की आके,
और इनके बारे में काफी चीजें पॉपुलर हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया, किसके फॉलोअर थे, क्या मानते थे, तूर्मन के बारे में भी लिखा हुआ है। स्लाइड शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना उससे जाकर, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है त्रिपाठियों का विनाश करने कोई ना कोई तो आया है, आया है ना? कौन आया? अरे मिश्रा जी आएंगे, ठीक है, पढ़िए। हाँ, एक्चुअल में मिश्रा जी हैं, ठीक है। अब मिश्रा जी किसे समझ रहे हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये यशोवर्मन थे मालवा के, ठीक है। यशोवर्मन मालवा के एक शासक थे और इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे अटैक किया और अटैक करने के बाद में मुन्ना भैया को यहाँ पे हरा दिया था। गुड्डू पंडित याद होगा आपको, ठीक है। तो गुड्डू पंडित इसके ऊपर त्रिपाठी के ऊपर अटैक करते हैं और त्रिपाठी को यहाँ पे हराने के बाद में पूरा का पूरा साम्राज्य किसका हो गया? यशोवर्मन का हो गया, मतलब मिश्रा जी का साम्राज्य विस्तार हो गया और यहाँ से हूण वंशों का विनाश हो गया। हूण वंश चले गए जंगल, ठीक है, और बचा हुआ यहाँ पर पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ। तो वीक सक्सेसर जो थे गुप्ता एम्पायर के, उन एम्परर ने पूरी तरीके से अपने हाथों से खो दिया साम्राज्य को हूणों के, और हूणों के हाथों से ये एम्पायर किसके हाथों में चला गया? यशोधर्मन। यशोधर्मन मालवा के राजा के तौर पर जाने जाते हैं। 28 से लेकर 35 तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और इसके बाद में जो भी शासक भारत के अंदर आए उन शासकों में हम लोग अगर बात करें चालुक्यास की, राष्ट्रकूट की, पल्लवास की, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, प्रशासनिक राज्य कैसा था? राजा कैसा था? अच्छा, ढांचा कैसा था? प्रशासनिक ढांचा। देखो, प्रशासनिक ढांचे की अगर हम लोग बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्था देखेंगे, वहां का समाज देखेंगे, वहां की रिलीजियस लाइफ देखेंगे और वहां की सोशल लाइफ किस तरीके की थी। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करो, प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने सबसे पहले चीजें जो सोने और सिल्वर के सिक्के चलाए, तो सोने और सिल्वर के सिक्कों को जिस तरीके से चलाया वो उसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। दूसरी चीज वो लोग क्या करते थे? लैंड ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। पूरी की पूरी जो भी कंट्रोल किया करते थे जिस भी लैंड के ऊपर, उसको ग्रांट्स में दे दिया करते थे, अनुदान में दे दिया करते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसा एकता व्यवस्था आप लोग ने कब देखी है? दिल्ली सल्तनत के समय में देखी है, और ऐसे ही कुछ मुगल साम्राज्य के अंदर भी आप लोगों ने देखा। तो ऐसी लैंड की व्यवस्था इनके समय में रहा करती थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने अपने लैंड का विभाजन किसके बेसिस पे किया था? एकता के बेसिस पे। इसलिए मैंने जब आपको पढ़ाया होगा दिल्ली सल्तनत का एकता व्यवस्था, तो मैंने कहा एकता व्यवस्था डायरेक्ट नहीं आ गई, ये गुप्ता एम्पायर से ली गई थी। तो जो हम लोग लैंड ग्रांट्स की बात कर रहे हैं वो वही है। भूमि को अनुदान में दे दिया जाता था और बोला जाता था कि ये लैंड जो है, इस लैंड के ऊपर तमाम तरीके के लोग आए, प्रशासन करें, लेकिन कर किसको मिलना चाहिए? वो राजा को मिलना चाहिए। सारा कर राजा को मिलता था। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात कर लो, एग्रीकल्चर का 1/6 भाग जो हम लोग ने बात भी की थी पहले, वो किसको मिला करता था? राजा को मिला करता था, और बाकी बकाया भाग सब आपस में बांट दिया जाता था किसानों का। 1/6 उसका कर देना पड़ता था किसको? किसानों को, राजा को। हाँ, उसी वजह। फिलहाल ये पूरा साम्राज्य मिला जुला साम्राज्य प्रशासनिक बेसिस पे, इसके कल्चर वैल्यूज जो भी हैं और इसका प्रशासन जो है वो कुछ इसी तरीके का मिला जुला रहा, जिसकी वजह से ये एक गोल्डन एज के तौर पर जाना जाता है। ठीक है सर, इसमें सामाजिक कुरीतियां तो बहुत थी, तो कैसे गोल्डन एज बोला जाएगा? केवल स्वार्थ के हिसाब से तो गोल्डन एज नहीं बोलते। सामाजिक कृतियां हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है। सामाजिक बहुत सारे प्रॉब्लम, इसमें बहुत ही अस्पृश्यता को भी देखा जाता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सामाजिक प्रथाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का उतना सम्मान देखने को नहीं मिला है जितना और जगहों पे मिला है। दूसरी चीज अगर बात करें, जैसे सती प्रथा जैसे भी कुछ साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिले कि शायद इस समय होता था, सती प्रथा वाला सीन भी था। या फिर बात करें तो हम लोग एक बात को ओवरऑल तरीके से अगर निकालें, मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो इस साम्राज्य के अंदर मैंने बोला कि लोग खुश थे, खुशहाल रहा करते थे। तो अगर लोग ओवरऑल खुशहाल रहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 लोग रह रहे हैं तो 100 के 100 खुशहाल होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब मेजोरिटी की अगर बात करें वो खुश होगी यहाँ पे, ठीक है। मेजोरिटी में 60% मान लो, 70% मान लो, 20-30% तो हमेशा गाली देने वाले होते हैं, तो वो तो होंगे ही नाराज किसी ना किसी तरीके से। तो वो 20-30% कहते हैं, लेकिन मेजोरिटी के आधार पर इसको क्या बोला जा रहा है? गोल्डन एज बोला जा रहा है। इनकी रिचनेस की वजह से बोला जा रहा है और इनके साम्राज्य के विस्तार की वजह से बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्राचीन भारत यही पर समाप्त, ठीक है। जो बचे बचाए क्वेश्चन है वो आप लोग लगा लीजिएगा, बस सारे के सारी चीजें मेंशन कर लीजिएगा। कल से हम लोग शुरू करेंगे।
हाँ शुरू में देखा भी तो था हम लोग ने देवियों की पूजा वगैरह। रोम वाले तो रेशम बनाना सीख रहे थे।